इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह को इनको इच्छा शासन का वरदान। एनडीए को 3/4 से ज्यादा का बहुमत मिला है और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बुरी तरह खेत रहा है। बहुत बड़ी बातें करते हैं, महिला बनाम युवा ये चुनाव। सो इसे नहीं बट एग्जिट पोस्टर्स आर सेइंग युवा आर विद आरजेडी। मैंने कहा ये युवा होता है ना, ये युवा किसी के साथ नहीं होता, वो हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ज्यादा कारण मुझे लगता है कि 10,000 का ही है। वो पतियों को बताई नहीं, चुपचाप जा करके चुपचाप कमल छाप, चुपचाप तीर छाप। नीतीश कुमार का फेयरवेल इलेक्शन था और लोगों ने जो ग्रैंड उनको फेयरवेल दिया है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में क्या हो रहा है? उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंदर माहौल बहुत गमगीन था और कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। सोचिए, एक साथ आप वोट अधिकार यात्रा करते हैं, बट जब सीट शेयरिंग की बात आती है आप फोन नहीं उठाते हैं, या उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो नहीं उनको उठाने देते हैं। रिजल्ट आए तो फिर यहाँ नहीं है। नहीं, इलेक्शन के बीच में भी यहाँ नहीं थे। आज हार हो या जीत हो, अगर जीत भी जाते तेजस्वी तो उनको साथ होना था। इस बार पहली बार ये स्थिति बनी है कि जेडीयू और राजद मिलकर सरकार नहीं बना सकते। जेडीयू का बार्गेनिंग पावर खत्म है। एक सुबुगाहट बीजेपी में आएगी प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर रेस के लिए कि आफ्टर नीतीश हु, इसमें वहां प्लेयर्स होंगे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी। एक इलेक्शन मैनेजर को पता चला है कि चुनाव लड़ना बहुत अलग होता है बगैर किसी। कई लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि कुछ आपकी पर्सनल रंजिश है जिस तरीके से आपने जनसुराज। बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल पूछा गया। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब हीरो? तो कभी कभी क्या होता है, लाइट हार्टेड कमेंट हो जाती है कि देखिए बनने गए थे हीरो, बन गए जीरो। और नहीं, वो थोड़ा विसल के साथ। अरे अभी देखिए, मैं आता हूँ मुंबई से, थोड़ा तो बॉलीवुड का तो मेरा इम्पैक्ट होगा। कांसीराम का फॉर्मूला था, जी। पहला हारेंगे, दूसरे में हराएंगे, तीसरे में जीतेंगे। महिला कम्युनिटी मोबिलाइजर ऐसी बैठी है वहां, और उनके पति जो थे नीचे कहीं कुर्सी पर बैठे, लेकिन वो ऐसे बैठी है टीवी कैमरा के सामने बिल्कुल बोल रही है और वो बच के रह रहे हैं। ये फर्क पड़ा। एक थिएटर आर्टिस्ट तो है आपके अंदर। अरे आई कम फ्रॉम मुंबई बॉस। आपकी स्टाइल देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कौन जाने 20 साल बाद कहाँ सौरभ होगा। मैं तो वहीं के वहीं होगा। आपकी पत्नी पत्रकार हुआ करती थी, अब वो राज्यसभा की सांसद हैं। कितना आपके बच्चे इतने अच्छे सेटल हो गए, बहुत बधाई हो। अभी आपकी वो सब आगे चले गए, पत्नी सांसद बन गई, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी लॉयर है, और आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है। ये आदमी घर वालों के साथ भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए बोलते हैं। ये अपने बच्चों से रीस कर रहा है भाई। वाह साहब, वाह साहब। अगर आपको पता चले Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अभी बिहार को पहले फेज की वोटिंग में कुछ दिन बाकी थे। हम रिपोर्टिंग के सिलसिले में बेलागंज की विधानसभा में थे। वहां आरजेडी के एक समर्थक मिले। जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ किसी को 10,000 रुपये मिले हैं क्या, तो उन्होंने कहा हमारी पत्नी को मिले हैं। तो हमने पूछा कुछ आपके साथ साझा किया या कुछ बताया, तो बोले नहीं किया। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कहीं इस स्कीम से प्रेरित होकर वो नीतीश कुमार को वोट ना दे दें, तो उग्र समर्थक ने बोला कि 4 लाठी मार के सर फोड़ देंगे, पानी चढ़ता रहेगा तो कैसे वोट देंगे। ये पहला संकेत था इस बात का कि बिहार में क्या होने जा रहा है और किस तरह से जीविका दीदी का नेटवर्क सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की फोर्स बनने वाला है। और हेमंत बिस्व शर्मा और उनके ब्यूरोक्रेट्स के जरिए जो स्कीम गुवाहाटी से वाया दिल्ली होते हुए पटना पहुंची, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, नतीजे लगभग आ गए हैं। जिस वक्त हम शुक्रवार की शाम को नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनडीए के हक में 202 नतीजे या रुझान हैं और महागठबंधन के हक में 35 नतीजे या रुझान हैं। जैसा मैंने कहा, ये शाम को लगभग 7 बजे का वक्त है और तब की मैं आपको ये टैली बता रहा हूँ। लगभग अब ये स्थिर हो गया है। ये स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए को 3/4 से ज़्यादा का बहुमत मिला है और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बुरी तरह खेत रहा है। कई पार्टियां खाता खोलने में भी नाकाम रही हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के फेस पर घोषित मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है,
लेफ्ट की कुछ एक पार्टियां हैं और इन सबसे बेहतर चैलेंजर बनने की कोशिश कर रही जन स्वराज पार्टी खाता तो खोलने में नाकामयाब रही ही है। डबल डिजिट में भी ऐसी सीटें नहीं हैं जहां पर उनके प्रत्याशी अपनी जमानत, अपनी डिपॉजिट बचा पाए हो। तो आज इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस जीत के नायक कौन कौन हैं? नीतीश कुमार के अलावा जो यहाँ पर सेकंड रोल प्ले कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल माइट, जेडीयू का एक साइलेंट जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा था वॉर रूम से लेके हर जगह तक, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था लेकिन ज़मीन पर नज़र आ रहा था, एलजेपी और दो और जो पार्टियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और वीआईपी की सीटों की जो हार है उसके बारे में, और जो इसमें इकलौता व्यक्ति है जिसने विपक्ष में रहते हुए भी अपने गढ़ को बचाने में कामयाबी हासिल की, वो हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। पिछली बार भी 5 सीटें जीते थे, इस बार भी 5 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत में मैंने आपसे जिस प्रसंग का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने अपने सुभीते से उसका इस्तेमाल किया। संकेत हर जगह छिटके पड़े थे, बहुत सारे कौशन, बहुत सारी गुणागणित के चलते इनको इस तरह से नहीं पढ़ा जा रहा था। और ईमानदारी से कहें तो कोई भी पत्रकार ये नहीं उम्मीद कर रहा था, एक हमारे न्यूज़ रूम के संदीप सिन्हा को जो बेगूसराय से आते हैं उनको छोड़कर, कि 200 का आंकड़ा पार हो सकता है। कई साथी आपस में ये बात कर रहे थे कि बहुत कंफर्टेबल हैं अरिथमेटिक के हिसाब से भी और अदरवाइज भी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। हम इन जीत हार के कारणों पर आज विस्तार से बात करेंगे और सबसे ज़्यादा जोर होगा विश्लेषण के अलावा कि अंतापुर में क्या घट रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कि करके आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं 3 ताल नाम का मशहूर पॉडकास्ट करने वाले कमलेश किशोर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। अगर आप 3 ताल के मुरीद हैं तो याद रखिए कि 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ललन टॉप अड्डा हो रहा है। वहाँ पर 3 ताल का भी एक लाइव सेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें आप खानचा, सरदार और ताऊ से मिल सकते हैं। जिन लोगों को दिलचस्पी हो उनको बता दें कि इनको ताऊ नाम इसी ललन टॉप के न्यूज़ रूम में सबसे पहले दिया गया था। हमारे साथी आशीष ने कहना शुरू किया था सबसे पहले, के कारण ही मैं ताऊ हूँ। हमारे दूसरे साथी हैं इंडिया टुडे के करेस्पॉन्डेंट जो बिहार में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, पुष्पमित्र जी। आपका भी पुष्पमित्र भाई बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे साथी हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप सरदेसाई जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं जाम में फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। हवा में हो सकता है सीटी बजाते हुए जीरो बना रहे हों। उन्होंने प्रशांत किशोर को जिस तरीके से ट्रोल किया उसकी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। आखिरी मेहमान है हमारे पटना से वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी जी। कन्हैया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया जी सबसे पहले आप ही का रुख कर रहा हूँ, हैं बताइए ये क्या वजह रही? ये नतीजे आपके लिए चौंकाने वाले हैं या इसका अनुमान था? बिल्कुल अनुमान नहीं था। क्या से क्या हो गया कहीं अनुमान था? किसी को अनुमान नहीं था। इतना घूमने के बावजूद भी हम लोग नब्ज नहीं पकड़ सके। लगता है कि साइलेंटली लोग मन बना चुके थे। क्या वजह रही? क्यों नहीं नब्ज पकड़ पा रहे थे इतना घूमने के बाद भी? महिलाओं से ज्यादा बात नहीं हो रही थी इसलिए? भारी मिस्टेक हो गया, चूक हो गई कहिए। नहीं पकड़ पाए हम लोग। हाँ, इसका मतलब है कि केवल महिला ही नहीं, पुरुषों ने भी, और माई कॉम्बिनेशन जो है वो भी जो है काफी टूट गया है इस बार। ऐसा रणनीति नीतीश कुमार साइलेंटली और अमित शाह ने बनाया कि सब धाराशायी हो गए और हम लोग देखते रह गए, पकड़ नहीं पाए या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। ये भी हो सकता है, पकड़ने का प्रयास नहीं किया। ईमानदारी की बात यह है, लग नहीं रहा था। चूंकि 2010 में सौरभ भाई लग रहा था कि हाँ नीतीश कुमार के पक्ष में लहर है दिखता था, इसीलिए 206 सीटें आ गई थी। इस बार पता ही नहीं चाहिए। इवन अमित शाह जी भी 160 कहते थे, आपने भी सुना होगा, सपा भी। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि महिलाएं, जो सही कहा आपने कि जीविका दीदी, आशा दीदी, ये लोग बड़ा सहायक रही है। इस जीत का श्रेय उनको भी पहुंच जाता है। लेकिन महिलाओं ने तो कमाल किया ही, और इसके अलावा मुझे लगता है कि लोगों को तेजस्वी का सीएम
फेस जो है पसंद नहीं आया। हो सकता है कि वो सोचती हो कि फिर जो है लालू प्रसाद का राज आ जाएगा, या उससे जोड़ उड़ करके, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन असली कारण 10,000 तो इसको नंबर 1 पर रखना पड़ेगा। ज्यादा कारण मुझे लगता है कि 10,000 का ही है। वो पतियों को बताई नहीं, चुपचाप जा करके, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप RLM, चुपचाप जो भी था। और जो अच्छा। ये अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस अभूतपूर्व, लगभग अभूतपूर्व जनादेश के पास पूरा तरह से नहीं, क्योंकि 2010 में भी जैसा आपने जिक्र किया, जिसमें खुद जेडीयू को 84 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और बीजेपी को 90, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर चल रही सारी टीका टिप्पणियां समाप्त हो जाएंगी। अब बीजेपी के लिए नीतीश न जरूरी है न मजबूरी है। अब न जरूरी है न मजबूरी है। अब इंडिपेंडेंट हो गई, किसी भी दबाव, मान जो भी दबाव था एक नीतीश कुमार का खास तौर से, वो बीजेपी मुक्त हो गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को वो लोग छोड़ेंगे। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, कि उनको ये सीएम की पिछली बार आपको याद होगा कम सीटें आने पर उन्होंने कहा था कि आपकी ज्यादा सीटें आई हैं, आप जो है अपना मुख्यमंत्री बनाइए। और एक आपने देखा होगा आज उनके एक्स पर, जनता दल का ऑफिशियल एक्स पर, उसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। फिर 20 मिनट के बाद उसको डिलीट कर दिया उन लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अब बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के छोड़ेंगे नहीं, उनके सहमति से। मुझे ऐसा जी आपके इस ऑब्जर्वेशन से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट असहमत हूँ। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक की जो संभावनाएं दिख रही हैं। अगर अंक गणित के हिसाब से भी जाएं तो नीतीश कुमार की पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी 123 के आंकड़े पर नहीं पहुंच रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को ये पता है कि सबसे ज़्यादा वोट उनको भी, जो उनकी टैली 90 की दिख रही, नीतीश कुमार के ही नाम पे मिला है। बिहार में उनसे बड़े वोट कैचर अभी उनके लिए है नहीं। हालांकि बीजेपी ये ज़रूर, और उनकी केंद्र में भी निर्भरता है, बीजेपी ये ज़रूर कह सकती है कि नीतीश कुमार भी अब इस जनादेश के बाद किसी भी लॉजिक के तहत एक कमजोर विपक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। जरा तेजस्वी यादव के बारे में बताइए, कितना बड़ा सेटबैक है, कैसे कम बैक कर पाएंगे, अगर कम बैक कर पाएंगे, या विपक्ष में कुछ नई गोलबंदियां दिखेंगी, क्या असर पड़ेगा उनके ब्रांड पर? अरे तेजस्वी यादव तो लगभग टूट ही गए, अब रहा क्या? जो एक माहौल उन्होंने बनाया था और लगता था, जो भीड़ आती थी उनकी सभाओं में, वो देख करके, और जिस तरह से वो भी एक मतलब रणनीति जो बनाया था उन्होंने, लेकिन वो तो अब रणनीति सारी फेल हो गई। अब फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने सुना है कुछ उनके नेताओं से कि हम लोग सलाह दे रहे हैं कि सारा विपक्ष जितना जीतता है सब इस्तीफा दे दे। तो मैंने पूछा कि इससे क्या हो जाएगा? आप इस्तीफा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा उससे? तो मैंने इस्तीफा देने से थोड़े आप फिर जीत जाइएगा। आप लड़िएगा, अपनी बात बताइएगा, कुछ गड़बड़ियां हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग आने वाले समय में ईवीएम पर आरोप लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार पर, तो वो जब रहेंगे आप हाउस में तभी न करेंगे। तो देखिए वो कैसा करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं। हम तो कांग्रेस वाले भी काफी, सब तो कोमा में चले गए हैं। है कौन? सब कोमा में चले गए हैं। अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए भी, ऐसा सोचा भी नहीं था, वो हो गया। पता नहीं आपने सोचा था कि नहीं ऐसा? मुझे तो नहीं लगता है कि आप भी सोचे होंगे कि इस तरह का हो जाए। इसलिए तेजस्वी यादव अब नए सिरे से अपनी शुरुआत करेंगे। क्या यादव परिवार के अंदर अब राजनीतिक अंतर्कलह बढ़ेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। कौन बढ़ाएगा अंतर्कलह, और क्यों बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएगा? मुझे नहीं लगता है कि भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, नहीं, तेज प्रताप यादव तो राजद में अब है भी नहीं, वो तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। अरे परिवार में तो है ना। संकट के घड़ी में और प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, ये संकट है ना, संकट के ये घड़ी बताइए कि आपको लगता है कि चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि जनादेश बहुत स्पष्ट है? देखिए, अब मेरा एक मित्र है जो बैंक में, उसके 8 बूथ का इंचार्ज थे बख्तियारपुर में। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या हुआ, तो कहा कि मैंने देखा कि 8 बूथ पर बहुत ही कम जो है चिराग पासवान के पार्टी को वोट मिला। लेकिन
जहां वो होंगे, हो सकता है दूसरे तरफ भगवान। देखिए चिराग पासवान तो को हम ज्यादा आइडन उनके वोट को मैं नहीं कर रहा था, इसलिए कि पिछली बार भी वो बीजेपी के साथ तो थे ही, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, ऐसा वो कहते थे, भाजपा के साथ थे। इस बार वो नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन अभी 4 दिन पहले जिस दिन वोटिंग हुआ 11 तारीख को, नीतीश कुमार के यहाँ दाल भात चोखा की पार्टी था, दाल भात चोखा उखा रहे थे। वहां विजेंद्र यादव थे, या फिर आपको अशोक चौधरी थे, संजय झा छोड़ करके बाकी जो भुंजा पार्टी में ललन सिंह थे ये लोग। तो वहां नीतीश कुमार ने ये बात कहा चिराग पासवान के बारे में कि देखिए उनके पिताजी से मेरा कितना अच्छा संबंध था, बहुत बढ़िया संबंध था, पॉलिटिकल हम लोग थे, तो धोरी थे, कहीं थे मैं कहीं था, लेकिन एक बार भी उन्होंने कहीं भी ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य मेरे बारे में नहीं कहा जिससे मुझे दुख हुआ हो। लेकिन ये लड़का जो है पिछले चुनाव में हर मीटिंग में मुझे कहता था कि महाभ्रष्ट हैं, आएंगे हम सत्ता में तो जेल में ठेल देंगे, जेल में ठूस देंगे। इससे मुझे बहुत दुख लगा। मेरा बेटा निशांत जो है कभी रामविलास जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता है करने के लिए। तो ये मैं बता रहा हूं कि जो बातें वहां हो रही थी, अब और भी बहुत सारी बातें हो रही थी दाल भात चोखा पर। और आपको याद भी होगा कि तेजस्वी चिराग पासवान ये बात कहते थे, चिराग पासवान ये भी कहते थे कि जब 17 महीने का तेजस्वी और नीतीश कुमार का साथ था, तो अभी ये मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बिहारी संस्कारी होते हैं, और इस बार उन्होंने अपने संस्कार को दर्शाया है और डबल इंजन सरकार को। लेकिन सबसे मैंने ये वन ऑफ द एनडीए लीडर्स थे जिन्होंने कहा था कि मानसिक रोग से बहुत खराब हो गए हैं नीतीश कुमार, इनको कहीं मानसिक चिकित्सालय में ले जाकर। किसने कहा था? चिराग पासवान ने। तो आप गूगल पर, हाँ वो कहा। मुझे लगा कि आप फाइनली बता रहे हैं दर्शकों को कि उपेंद्र कुशवाहा ने आपसे क्या कहा था। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था छोड़िए ना, उपेंद्र कुशवाहा का वोट तो बड़ा ही था। मुझे जो लग रहा था कि वोट का आइडल नहीं हुआ है इधर। अच्छा, इधर हुआ है सहनी का, इधर हुआ है आईपी गुप्ता का। लेकिन ये मेरा सोच जो है, मेरा आकलन जो है, मेरा एनालिसिस जो है, सब इस बार धराशायी और फेल हो गया। ऐसा पहली बार हुआ। 2005 में मैं सही था, 2010 में सही था। हम सब सीखते हैं, हम सब से चुनाव पढ़ने में गलती हो सकती है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का क्या पुरसा हाल है, कुछ भविष्य है? कांग्रेस दिव्यांग पार्टी थी, साबित हो गया कि अभी भी वो दिव्यांग है, वो चल फिर नहीं रहे। राहुल गांधी उसमें कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं दी है। इतनी यात्रा करने के बावजूद भी जहां कांग्रेस थी वही कांग्रेस है, बल्कि और कहिए नीचे चली गई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया भेलारी जी। अब मैं, चूंकि जीविका दीदी नेटवर्क पर बात हो रही है और कांग्रेस का जिक्र किया, तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक घमासान मचा हुआ है। इन दो पहलुओं पे मैं बात करना चाहूंगा। पुष्यमित्री जी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ। जीविका दीदी नेटवर्क, मास मोबिलाइजेशन, सिर्फ 10,000 नहीं, उसका इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जेब में आ गया, उन्होंने सुनिश्चित किया गांव घर में बांस की मचान पर बैठे हैं, दिन भर घरों से जुड़े हैं कि वो वोट गिरे। जरा ये जीविका दीदी नेटवर्क के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और इसका पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल। जीविका जो स्वयं सहायता समूह है, बिहार सरकार जिसको देखती है, और एक आजीविका मिशन जो भारत सरकार चलाती है उसी का एक हिस्सा है। बिहार में जो आजीविका मिशन है उसी का हिस्सा है, और उससे अब लगभग लगता है कि 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं, और अब ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भी उसमें और भी महिलाओं को जोड़ा गया है। तो ये महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के लिए जुड़ी थी, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व 2014 के चुनाव में सबसे पहले समझ में आया, जब जदयू की सारी सीटें हारी जा रही थी। तो उस वक्त पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जैसे व्यक्ति जीते, उसके बारे में कहा गया कि जीविका दीदियों की मदद से पहली बार कोई नेता जीता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगे। इस चुनाव की जहाँ तक बात है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि वहाँ लोग मेरे परिचय में हैं, तो जीविका की महिलाओं ने दिन में 3 बार उनको टास्क दिया गया था हर बूथ पर, कि दिन में 3 बार पूरे गांव में घूमकर एक महिला को वो बूथ पर लाना है और 80% महिलाओं का पोलिंग उनको सुनिश्चित करना है। ये टास्क दिया गया था, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होती थी, और उनके पास वोटर लिस्ट होता था और उसका टेबल बनता था,
और ये निगरानी होती थी, और ये सब स्वीप यानी वोटर जागरूकता और वोटिंग बढ़ाने के प्रयास के जरिए ये सब हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10,000 रुपये मिल जाने से वोटिंग हो गई है, उसके लिए बाकायदा कोशिश की गई है। अब ये उसको ये कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है या नहीं किया है, लेकिन वो जीविका की महिलाओं को बूथ तक ले जाने की कोशिश लगातार करती रही, जिसके कारण हम लोगों को महिलाओं के वोट परसेंटेज में इतनी वृद्धि दिखती है, जो लगभग 8.8% इस बार चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा है। तो बहुत कोशिश करके उन्होंने ऐसा किया है और इसका असर दिखता है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये है कि जब ये 10,000 रुपये बंटने की बात आई थी, तब से ही जीविका महिलाएं लगातार बैठक कर रही थी, एक जगह वो महिलाओं से मिल रही थी और उनके फॉर्म भरवा रही थी। उस वक्त भी बहुत सारे डिबेट उनके बीच में होते थे और वहाँ से भी कन्विंसिंग की कोशिश होती रही कि उसको कैसे इसके 10,000 रुपये का महत्व उनको समझ में आया और उसके राजनीतिक इस्तेमाल में इसकी भूमिका हो। तो ये जीविका दीदियों को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण काम इस चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव आयोग ने भी पहले चरण में 90,000 जीविका दीदियों की सेवा ली और दूसरे चरण में 90,000 और जीविका दीदियों की सेवा ली। और ये काम उन्हें जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मिलता है कि इनकी सेवाएं हर बूथ पर पर्दा नशीन महिलाओं के पहचान के लिए की गई थी, तो वो बूथ पर रहती थी, चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ वोटर जागरूकता के लिए भी चुनाव आयोग ने सेवा ली। तो जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है पुष्पमित्र भाई। ये जीविका दीदियाँ ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के कैटेगरी से आती हैं, ज़्यादातर निम्न आय वर्ग, और ज़्यादातर महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ा समुदाय से ज़्यादा, दलित और अति पिछड़ा। हाँ, दलित कम है लेकिन अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा है जी। ये कन्हैया जी पता नहीं अभी हैं कि नहीं, पिछले नेता नगरी में जब उन्होंने जिक्र किया था ना कि 1995 में जब समता पार्टी थी और नीतीश सिर्फ 6 सीट जीत पाए थे और बात हो रही थी कि बोतल से जिन्न निकलेगा और लालू प्रसाद यादव ने जिन्न निकाल दिया, तब उन्होंने कहा था मेज़ पे हाथ मार के कि हमने समझ लिया वो जिन्न ईबीसी का है। तो ये ईबीसी का जिन्न किन किन रूपों में पकड़ा गया, उसमें से ये एक बात है। आपको 10,000 ही जीविका दीदी बताई है, लेकिन पुष्पमित्र भाई ने जो बात कही वो वोटर जागरूकता के मिशन में लगी हुई थी, वो चुनाव आयोग के साथ काम कर रही थी, बूथ में निशानदेही भी, खासतौर पर पर्दा नशीन महिलाओं की जो आपने एक जिक्र किया, और वोटर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करवाना। जो आपको एक बड़ा जंप दिख रहा है बोगस वोटर डिलीशन के अलावा 8.8% का जो महिलाओं का ज़्यादा है, वो भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। मैं अब कमलेश सिंह का रुख कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प टिप्पणियाँ आ रही हैं और महागठबंधन में जब सीट बंटवारा नहीं हो रहा था तब प्रेशर ग्रुप बहुत बिल्ड हो रहा था, खासतौर पे कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, और अब नतीजे आने के बाद दिख रहा है। जरा उसके बारे में बताइए। आज जो है सोशल मीडिया पर आरजेडी के लोग अपने ही साथी पार्टी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, बहुत सारे अपशब्द तक उपयोग में ला रहे थे, ये कहने के लिए कि जीतने लायक नहीं है, ये जीतने के लिए कोशिश भी नहीं करते। पर मैं आपको सोशल मीडिया का ये अब इंक्रीजिंगली जो इलेक्शन है वो सोशल मीडिया पे भी लड़ा जा रहा है। लोग ये मान सकते हैं कि एक्स कितने लोग यूज करते हैं, बिहार में कितने लोग यूज करते होंगे, पर जो संकेत आपको वहां से मिलते हैं सोशल मीडिया से वो था कि जो महागठबंधन का प्रचार था वो बहुत अग्रेसिव था, आक्रामक था, और जो एनडीए का प्रचार था वो माइल्ड था, इसलिए शायद लोगों ने नोटिस भी नहीं किया, थोड़ा साइलेंट टाइप का था। जेडीयू उतना एक्टिव भी नहीं था उस पर आरजेडी के घोषित प्रवक्ताओं ने जातियों के नाम लेकर अपशब्द कहे, तो आप धीरे धीरे लोगों को काट रहे हो। तीसरा क्या हुआ, बीजेपी और जेडीयू बार बार ये लोगों को ध्यान दिला रहे थे कि इनके वापस आने से जंगल राज वापस आ जाएगा, और फिर एकदम फ्रिंज एलिमेंट्स जो आरजेडी का पट्टा पहन के माथे पे मुरेठा लगा के ये बोलते थे कि आसमान पासमान क्या होता है, सबको देख लेंगे, अभी नीतीश भैया को आने तो दो। फिर हल्के फुल्के भैया को, ये अपने तेजस्वी भैया को, और हल्के फुल्के गाने कि सीना में गोली मार देंगे, भैया आएंगे तो घर में कट्टा लेके घुस जाएंगे, इस तरह के गाने, और हर जगह यह कहना कि यादव ही यादव होगा। आप तो ये सोच रहे हैं कि ये तो एक्स पे हो रहा है, पर ऐसे पार्टी के नेटवर्क भी हैं दूसरे आपके ओपोजिशन पार्टी के जो उसको व्हाट्सएप पे लोगों में पहुंचा देंगे। तो जिन अति पिछड़ों और दलितों को दबंगई का भय था कि सामाजिक न्याय के बाद
एक नए दबंग भी पैदा हुए। हाँ, क्योंकि वो 90 तक जूझ रहे थे सवर्ण दबंगों से, 90 के बाद जूझने लगे हाँ दूसरे वर्ग के भी दबंगों से, पर कुल मिला के दबंगई थी। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, बदला ले लेंगे, मार देंगे, इस तरह का जो माहौल बना, वो आप ये जान लीजिए कि दो बहुत प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो अंबेडकरवादी राजनीति आरजेडी नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया की जो मैसेजिंग थी वो आक्रामक अंबेडकरवादी राजनीति की तरफ थी जी। तो ये कंफ्यूजन जो है, आप जिनको जोड़ना चाहते हैं अपने 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 वोट बैंक में, जो MY उसके बाद जो प्लस 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 करना चाहते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए आपको एक ऐसा रूप दिखाना होगा जो इंक्लूसिव है। तो जब आप एक्सक्लूसिव होते हैं, छोटे छोटे समूहों को अलग करते जाते हैं, ये मैं ये नहीं कहता ये फैक्टर बहुत बड़ा है, पर ये भी एक फैक्टर है। इस चुनाव में 100 फैक्टर गिनाए जा सकते हैं, उसमें से एक ये भी है। कमलेश जी, मैं 2 सवाल है, उसके बाद राजदीप जी आपका रुख करेंगे। सोशल मीडिया को हम लोगों को बताया गया साहब बड़ी ताकत है 2014 के चुनाव से, उसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से, कि साहब बड़ा मोबिलाइजिंग फोर्स है। क्या आपको लगता है कि अब जनता को यह भी समझ में आने लगा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव चलाए जा रहे हैं? जन स्वराज पार्टी का कैंपेन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखता था, उनकी क्लिप्स को लगातार पुश किया जाना, उसके बाद ये आरजेडी कांग्रेस की बात हुई, सोशल मीडिया पे बहुत आक्रामक, बहुत एक्टिव, ये सारी चीज़ें, ये बूमरैंग कर गया, पलट गया, क्योंकि ज़मीन पर कुछ और हो रहा था। हाँ, ये इसमें 2 ऐसे वर्ग हैं। एक युवा वर्ग है जो जाति से उठकर तेजस्वी में अपना एक आइकॉन देख रहा था, हमारे जैसा है, यंग है, हमारी बातें रोजगार इत्यादि की कर रहा है, तो ये हमारा भविष्य हो सकता है। जो एक बहुत छोटा वर्ग पर वो था जिसने मान लिया था कि तेजस्वी में अपना भविष्य हम देख सकते हैं। एक वर्ग था जो बाहर काम करता है, वो छठ में आया था और उसने अपना वेकेशन को एक्सटेंड किया कि अब हम यहाँ रह जाएंगे, वोट देकर जाएंगे। वो भी इनकम्बेंसी, उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी इन लोगों में। क्यों? क्योंकि जो फटीग है एक तो नीतीश कुमार जी का, और 20 साल में वो चूंकि बाहर रहते हैं, उन्होंने अन्य राज्यों को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है, तो बिहार में प्रगति के बावजूद जो रफ्तार बिहार ने नहीं पकड़ी, उसका एक क्षोभ उनके अंदर था, जिसका फायदा तेजस्वी को हो सकता था। लेकिन प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद वो एक स्पॉन्ज बने कि एक ही ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मैं भी हूं। और फिर वो कंफ्यूजन वोटिंग डे आने तक बहुत कंपाउंड हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, इनका तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें। तो बहुत कम वोट उन्होंने काटे, पर बहुत सारे वोट जो तेजस्वी को जाते, वो अल्टीमेटली जदयू भाजपा की तरफ गए। हाँ, ये आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अग्रेशन का परिणाम कह लीजिए एक तरह से जी। क्योंकि जन स्वराज पार्टी का जब अगर वोट देखेंगे तो वो दिख रहा है कि जितना वो क्लेम कर रहे थे उसके आसपास भी उनका वोट नहीं है, पर एक एंटी इनकम्बेंसी में स्प्लिट वाली बात तो है ही। वो कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, जो एक मुश्त जाने वाला था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, और अटेंशन डिवाइड होने के बाद लोग जो करते हैं गलतियां, उस मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था उसको उन्होंने एक तरह से भाजपा जदयू की तरफ जाने में मदद की जी। प्रचार की बात करें तो नीतीश कुमार के नाम का चूंकि स्पष्ट तौर पर ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं किया था, विपक्ष इसको लेकर हमलावर हुआ, तेजस्वी यादव का देर से ऐलान हुआ था, और उसके बाद अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान सब लोग कहते रहे कि नहीं वो थे, हैं और रहेंगे। जनता में ये जनादेश इस बात को लेकर भी था कि हमें नीतीश कुमार ही चाहिए, कुछ लोगों को इनके साथ, कुछ को उनके साथ, कुछ को अकेले, पर एक वो हम लोगों के लिए, एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिलचस्प था कि एक नेता जो अपने लेट 70s में है और उसने किस तरह से अपनी करेंसी रीबिल्ड की है 2020 की हाराकीरी के बाद, 2014 की हाराकीरी के बाद, ये बड़ा दिलचस्प है। राजदीप जी, नाउ लेट्स लुक एट द लार्जर पिक्चर। मैं बिहार पे भी आऊँगा। बिहार के चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर किस तरह का आप असर देख रहे हैं इमीडिएटली एंड लॉन्ग टर्म में? देखिए सौरभ भाई, पहली बात जो मेरे जहन में आती है कि 2024 के आम चुनाव के बाद एक ऐसा माहौल बना था कि अब नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। ये भी चर्चा चली थी क्या मोदी जी कितने सालों तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे, अब तो उनको कभी ना कभी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी 240 तक सिमट गई। उसके बाद लगातार जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा जो लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक सरप्राइज इलेक्शन एक तरह से था, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं वाकई कहूं किसी ने मुझे नहीं कहा डायरेक्टली, ना पत्रकारों ने ना एग्जिट पोस्टर ने, कि बीजेपी की सरकार वापस आ रही, वहां वापसी होती है। फिर महाराष्ट्र जहां 90% सीटें जो बीजेपी लड़ती है जीतती है, 3/4 बहुमत लेकर आती है। फिर दिल्ली
जहां अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से नंबर 1 नेता थे, बीजेपी वहां भी जीतती है। और उसके बाद अब बिहार, ये चारों को आप ले जाइए। और जो 2024 के बाद सवाल उठ रहे थे, मोदी ईरा इज इट कमिंग टू एंड, मोदी युग क्या खत्म हो रहा है, मैंने तब भी कहा था। आज किसी ने अच्छी बात है ट्विटर पे, कभी कभी कुछ अच्छी चीजें भी होती है। मेरा एक पुराना वीडियो उसी दिन था, मोदी इज गोइंग नोवेयर, नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। वो मशीन जो है उनको एक सेटबैक हुआ, एक ब्रेक लगाना पड़ा 2024 में। लेकिन उस मैंडेट को दोनों तरफ एक तरह से विपक्ष ने उसे मिसलीड किया। विपक्ष को लगा अब तो हमारी सरकार बनने ही वाली है, ये मोदी जी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। कांग्रेस को लगा 99 सीट आ गए, जैसे हमको 270 आ गए। और दूसरी तरफ बीजेपी को भी कहीं लगा होगा कि यार 240 आए, उनको भी लगा कि हमारी स्पष्ट बहुमत है। लेकिन वाकई जो हुआ, बीजेपी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड बीजेपी ने बहुत मशक्कत की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज मैं अभी इस शो के पहले विनोद तावड़े से बात कर रहा था। विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ बिहार है, महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने कहा जिस हफ्ते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस हफ्ते नीतीश कुमार और लालू एक बार फिर साथ आए 2022 में, मुझे लगता है उसी हफ्ते मुझे अमित शाह जी का फोन आया और कहा विनोद आपको बिहार जाना। और उसने कहा लगातार मुझे पिछले 3 सालों में और कुछ नहीं करने को कहा कि बिहार हमें जीतना है। 3 इयर्स, एक ऐसे समय जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक मशीन है बॉस। तो नेशनल लेवल पर आप जानिए, ये एक माहौल बन गया है कि मोदी इज ऑलमोस्ट, मोदी को हराना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। ये जो एक डायलॉग चल रहा था वो आज फिर से आ गया है। 90% महाराष्ट्र में तो मैं आश्चर्य था। 90%, मुझे मालूम था कि ये जीत रहे हैं, लेकिन 90% नहीं। बिहार, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बिहार में मैंने आपके शो में भी आज दोपहर को कहा, केमिस्ट्री, नीतीश मोदी की केमिस्ट्री, खास करके नीतीश जी की बिहार में, मोदी जी की नेशनली, एक विश्वसनीयता, एक साथ आने की, जो एक तरह से जब जोड़ी नंबर 1 कहिए, जो भी नीमो फैक्टर कहिए, जो कहना है, उनकी केमिस्ट्री, अरिथमेटिक। जब आपका इतना बड़ा कास्ट कोलिशन बन जाता है, उसका जरूर असर होता है। आपने उसमें एक और वर्ड ऐड किया था, फिजिक्स की मशक्कत। लगातार बूथ लेवल पर, हर लेवल पर प्रयास करिए, नैरेटिव भेजिए, क्या नैरेटिव भेजना है। दूसरी तरफ क्या था, वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन। आप कह रहे नेशनल लेवल पर क्या संदेश है कि एक तो मोदी मशीन स्टिल इंटैक्ट, बिल्कुल जिंदा है, और मोदी शाह मशीन कहिए, बीजेपी मशीन, बीजेपी कुछ भी आप उसको शब्द दीजिए। दूसरी तरफ ऑपोजिशन, खासकर की कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस केवल कितने 61 सीटें लड़ी, कुछ फ्रेंडली फाइट्स थे बिहार में, लेकिन कई रीजनल पार्टीज जो हैं वो अभी तक उस लेवल का जो प्रयास होना चाहिए ग्राउंड पर, कम्युनिकेशन, नैरेटिव बिल्डिंग, बूथ लेवल वर्क, एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग, वो नहीं थी। जैसे ही, और आप देखिए ना, बहुत इंटेलिजेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने भी लोग हैं, उन्होंने बार बार जंगल राज का शब्द उठाया। कट्टा हो, कई लोगों को आपत्ति हुई। सिर्फ रैलियों में नहीं, आज शाम को जब वो भाजपा हेडक्वार्टर में अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए, तब भी उन्होंने यही बात कही कि बिहार के लोगों ने ये इंश्योर कर दिया कि कट्टा वाली सरकार ना आ पाए। ये उन्होंने विजयी भाषण में भी कहा। सर, अगर मैं ऑपोजिशन या आरजेडी का इलेक्शन मैनेजर होगा, और आज की तारीख में इलेक्शन मैनेजर्स, आज के दिन खासकर की इलेक्शन मैनेजर्स के बारे में ज्यादा ना बात करें, क्योंकि एक इलेक्शन मैनेजर को पता चला है कि चुनाव लड़ना बहुत अलग होता है, बगैर किसी। कई लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि कुछ आपकी पर्सनल रंजिश है, जिस तरीके से आपने जनसुराज बिल्कुल नहीं। आई हैव अपोलोजाइज्ड आल्सो। मैंने क्या हुआ, पहले तो मैं ये खत्म कर दूं एक, जी प्लीज, कि ये इलेक्शन जो था कि इलेक्शन मैनेजमेंट इज क्लियरली लैकिंग इन द ऑपोजिशन, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि जंगल राज का अटैक होगा। आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपको तैयार रहना चाहिए ना विद योर रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था। 2020 में तेजस्वी ने एजेंडा सेट किया, 10 लाख नौकरियां देंगे। इस बार वो एजेंडा भी नहीं था, यू आर रिएक्टिंग टू बीजेपी। तो ये एक बड़ी कमजोरी उनकी हुई। बीजेपी सेट द एजेंडा, जेडीयू सेट द एजेंडा, एंड आरजेडी एंड कांग्रेस वर रिएक्टिंग।
आपने एक बात कही कि मेरी रंजिश है, बिल्कुल नहीं है। नहीं मैंने नहीं कहा, मैं तो आपको बोला सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल पूछा गया। देखिए, मैं प्रोग्राम कर रहा था और मैं वो आंकड़े दिखा रहा था सब पार्टियों की, उसमें जन स्वराज के आंकड़े उस समय 0 पर थे। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। तो कभी कभी क्या होता है, लाइट हार्टेड कमेंट हो जाती है कि देखिए बनने गए थे हीरो, बन गए 0। और नहीं वो थोड़ा विसल के साथ। अरे अभी देखिए, मैं आता हूं मुंबई से, थोड़ा तो बॉलीवुड का तो मेरा इम्पैक्ट होगा। और आप आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कि बस राजदीप बॉलीवुड बोलेंगे और तुरंत मेरी तरफ अपनी तब मोड़ देंगे। मैंने कुछ तो सीखा है लल्लन टॉप से कि वीडियो को वायरल कैसे करना है। लेकिन मैंने उसी डिबेट में ये भी कहा कि किसी भी नेता को बिहार जैसे राज्य में जाना एज अ स्टार्टअप बहुत मुश्किल है। प्रशांत ने सही मुद्दे उठाए, मुझे लगता है जो मुद्दे उन्होंने उठाए कई पार्टियों ने उठाने चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार है मंत्रियों में, जिससे आप नहीं भाग सकते। बिहार में बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है, पलायन बड़ा प्रॉब्लम है, ये स्वास्थ्य शिक्षा ये बड़े प्रॉब्लम्स है। प्रशांत किशोर वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बगैर संगठन के, बगैर वो स्ट्रक्चर बनाए हुए ये कोई T20 मैच नहीं है। इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट शॉर्ट सर्किट प्रोसेसेस जी। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों जो और बहुत कौन मजा ले रहा है, वही लोग जो कल तक प्रशांत किशोर की वाहवाही कर रहे थे। आई हैव नो रंजिश अगेंस्ट प्रशांत किशोर, आई थिंक इट इज एडमिरेबल। आप जो बात मैं चाहता हूं आप भी चुनाव लड़े एक दिन, और मैं आपका समर्थन। प्रशांत किशोर छोड़िए, आप भी जाइए जी। मैं पत्रकारों के किसी संघ का चुनाव लड़ लूंगा आपके अहम को संतुष्ट करने के लिए, आपकी मनोकामना पूरी अरे वो बहुत मुश्किल होता है जीतना। हाँ, इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ, इसीलिए। नहीं, पत्रकारों के जो चुनाव होते हैं प्रेस क्लब वगैरह, वो तो और भी मुश्किल होते हैं जी। उसमें तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, फिर क्यों आप हमको जबरदस्ती वहां पे भेज रहे हैं? क्योंकि आपकी स्टाइल देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कौन जाने 20 साल बाद कहाँ सौरभ होगा। मैं तो वहीं के वहीं होगा, ये सच्चाई है। मैं आज किसी को कह रहा था, 95 का चुनाव मैंने पहली बार बिहार में कवर किया। उस चुनाव में लालू यादव की बड़ी स्वीप हुई। 2025 में नीतीश जी की हुई है। लालू से नीतीश चला, जमाना बदल गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। वही गमछा आज आपने किसी अब आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। देखिए, मैं बहुत अपने आप को रोक रहा था। राजदीप जी बता दी कहां से कहां पहुंच गए। राजदीप जी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हुआ करते थे, टीवी के शुरुआती पत्रकार थे। कहां से कहां पहुंच गए, एक बड़े टीवी नेटवर्क को स्थापित किया है। एक मेरे दोस्त कमलेश मेरे साथ थे, कमलेश आपके साथ थे। पूरा आपने CNN IBN को स्टैब्लिश किया। उसके बाद आप इंडिया टुडे टीवी में इतने वक्त से कंसल्टिंग एडिटर है। कहां से कहां पहुंच गए। इतना आपका सुंदर सुरुचिपूर्ण घर है। आपकी पत्नी पत्रकार हुआ करती थी, अब वो राज्यसभा की सांसद हैं। कितना आपके बच्चे इतने अच्छे सेटल हो गए, बहुत बधाई हो। अभी आपके वो सब आगे चले गए, पत्नी सांसद बन गई, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी लॉयर है, और आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है। ये आदमी घर वालों के साथ भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए बोलते हैं। ये कैसा आदमी है, रिसला आदमी है, हरियाणवी में है। अरे मैं सोच रहा हूँ ये अपने बच्चों से रीस कर रहा है भाई। वाह साहब, वाह साहब। नहीं 60 के तो आप हो गए। नहीं देखिए सौरभ भाई, आपके दर्शकों को पता चल 95 में EVM नहीं थे। चुनाव के नतीजे जो आते थे बिहार के 1.5-2 दिन लगते थे। आज की तारीख में सब T20 हो गया है। उस जमाने में मेहनत देखिए, हम जहां से आए हैं, हमने कमजोरियां हैं, कुछ उपलब्धियां, मेहनत तो की है बॉस बहुत। और हमने आज की तारीख में, और आप ये देखिए ना, नीतीश जी को देखिए। आज नीतीश जी का डे हमें छोड़िए। नीतीश जी पहला चुनाव, आप मुझे अगर मैं इनकरेक्ट हूं टोकिए, पहला चुनाव हारे। हाँ, दूसरा भी हारे। प्रयास लगातार रहा। मुझे अभी भी याद है, लालू जी और नीतीश जी एक साथ एक बार जब पार्लियामेंट में आए, सबकी निगाहें लालू जी पर थी। ही वॉज द कैरिस्मेटिक पॉपुलिस्ट। नीतीश कुमार वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बैकग्राउंड में रहते थे। 95 में चुनाव होता है, लालू जी को बड़ी जीत होती है। नीतीश कुमार की समता पार्टी बनती है, 6 सीटें, केवल 6 सीटें आती है। 2000 में फिर भी लालू जी जीतते हैं, लेकिन बने रहे। ये जो सबक है ना लाइफ का है। नीतीश कुमार हो या राजदीप सरदेसाई, बने रहना है गाइस। लेकिन नीतीश कुमार कभी ये नहीं बोलते हैं कि अरे देखिए निशांत कहां पहुंच गया है, लल्लन सिंह कहां पहुंच गए। कैसा आदमी अपने आपको कैसे मालूम कि नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं? क्या कैसे मालूम? ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट लल्लन बाबू और निशांत बोथ। हाँ, बाकी घर घर की कहानी है, अब ज्यादा क्या ही बोले। इनका मैसेज क्लियर है कि प्रशांत किशोर
2035 में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये राजनीति नहीं कमलेश, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स में मैदान में खड़ा है, देयर आर नो आप बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं आपको दो क्विकली चीजें बोल रहा हूं। एक जो खुद प्रशांत किशोर ने बोली कि मैं 10 साल के लिए यहां पे आया हूं कम से कम। दूसरी बात, आपके पुराने मुंबई के मित्र जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, संजय झा, उनका मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। Dear Prashant Kishore, I want to congratulate you as a fellow Bihari who cares for his state of Bihar for being bold and gutsy enough to launch a political party and hit the grassroots and provide an alternative political idea to change the lives of the people of Bihar. Irrespective of the election results, a great effort by Jan Swaraj Party. I hope you stay the rough course. Indian politics needs more competitive experimentations. You must treat this as a semi-final. Good luck. पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रशांत किशोर नाम के संगठन तो एक बात होती है, संगठन भी आप बना सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, और आप कमलेश और आप सर ज्यादा जानते होंगे, सोशल बेस, बगैर सोशल बेस के आप कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? आप देखिए ना, नीतीश कुमार का 2.5% 3% कुर्मी वोट था, लेकिन उन्होंने अपनी एक सोशल बेस ईबीसी के जरिए पहले से शुरुआत की, क्योंकि वो जान गए अगर मुझे लालू प्रसाद को टक्कर देनी है, मुझे अपना सोशल बेस बढ़ाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स अगर वो इस रेस में है, उनको एक सोशल बेस केवल युवा से, जब एक लास्ट बात बोलता हूं, ये जो एग्जिट पोलस्टर है ना, मैं परसों सुन रहा था, बहुत बड़ी बातें करते हैं, महिला बनाम युवा ये चुनाव है। मैं जिस समय 8.8% महिला बढ़ा, मैंने अपने एक दोस्त को कहा, बॉस इलेक्शन डन डस्टेड गेम सेट मैच। सो ही सेड नहीं, बट एग्जिट पोलस्टर्स आर सेइंग युवा आर विद आरजेडी। मैंने कहा ये युवा होता है ना, ये युवा किसी के साथ नहीं होता, वो हवा के साथ साथ घटा के संग संग, कहीं प्रशांत किशोर के साथ, कोई मोदी के साथ। देयर इज नो युवा वोट इन इंडिया, मोनोलिथ। महिला वोट कैन बी मोनोलिथ। ममता बनर्जी has proved it, Jayalalitha has proved it, शिवराज सिंह चौहान has proved it, मोदी जी has proved it, and today नीतीश कुमार। ये M फैक्टर जो है ना इंडियन पॉलिटिक्स, it has changed Indian politics। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि महिलाएं, हमारी साथी रितु ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया, वो 2 स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन झेलती है, एक कास्ट के लेवल पे और एक जेंडर के लेवल पे। तो किसी भी एक लेवल पे अगर उनको लगता है कि उनको केटर किया जा रहा है, अगर 125 यूनिट बिजली फ्री है तो उनको पता है कि उनको घर चलाने में सुविधा होगा। अगर वो जीविका दीदी नेटवर्क में 10,000 रुपए आ रहे हैं, या उनके घर के बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को, ठीक है, ये पैसे मिल रहे हैं 400 से बढ़ के 1100 डायरेक्ट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं नीतीश जी के गांव गया तो वहां किसी ने कहा प्लीज गो एंड मीट। मैंने कहा जीविका दीदी से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा जीविका दीदी से मिलिए, लेकिन पहले सीएम से मिलिए। मैंने कहा सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। यस। तो वो महिला के पास में गया। अब मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो मैंने बिहार में बहुत कम देखी है। महिला कम्युनिटी मोबिलाइजर ऐसी बैठी है वहां, और उनके पति जो थे नीचे कहीं कुर्सी पर बैठे, लेकिन वो ऐसे बैठी है, टीवी कैमरा के सामने बिल्कुल बोल रही है, और वो बच के रह रहे हैं। ये फर्क पड़ा। एक थिएटर आर्टिस्ट है आपके अंदर। अरे आई कम फ्रॉम मुंबई बॉस। आप लोग जो है ना, आप मुंबई जाना चाहते हैं, यूपी बिहार से, हम वहां के हैं असली। आप आइए, हम आपको भी सिखाएंगे कैसी थोड़ी। ये वो व्यक्ति हैं जो अखबारों में अदरिंग के खिलाफ कॉलम लिखते हैं, प्राइम टाइम में घंटों की ये भाषणबाजी करते हैं, और आखिरी में इन्होंने हम यूपी बिहार वालों को ये कह ही दिया, अरे साहब रोजगार की तलाश में आते हैं, अरे काम तलाशने आते हैं सर, शहर चलाते हैं। अभी मुझे इंडिया टुडे से मैसेज आया, वेयर आर यू, व्हाई डोंट यू कम। डोंट चेंज द टॉपिक राजदीप जी, आप हमारी अस्मिताओं को झकझोर करके चले जा रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम विद लल्लन टॉप, मोर पीपल आर वाचिंग लल्लन टॉप। तो देखिए मैं इंक्लूसिव हूं, आपको साथ लेकर चल रहा हूं, हमारे साथ साथ सबको साथ लेकर चलना। अच्छा जी, तो ठीक है, हमारे साथ पंकज झा हमारे साथी हैं। पंकज जी आइए, यहाँ पुष्पमित्र जी के साथ आइए इधर। हाँ हाँ, नहीं तो माइक लगाइए भाई उनको। हाँ कमलेश जी, हाँ क्या आइए, सब आइए। एक आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, हाउ शुड वी रीड दिस, इसका क्या इंपैक्ट होगा बिहार पे? कमलेश सिंह जी। बिहार पे देखिए, बिहार एक समाजवाद के चक्र में आधी शताब्दी से ज़्यादा गुजार चुका है, तो ये कोई परिवर्तन में नहीं मानता। एक तरह से इकोनॉमिक और डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो अभी भी वही है, उसी दायरे के अंदर है। पर नीतीश कुमार का ये आप समझिए एक तरह से वोटर का भी ट्रिब्यूट है। वो रियलाइज़ करते हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी इलेक्शन टाइप का है, उनकी उम्र हो गई है, लोग बोल भी रहे हैं बहुत सारी बातें। नीतीश कुमार
के लिए भी ये एक तरह से स्वान सॉन्ग होगा कि वो अभी तक उनका जो कपड़ा रहा है उस पर दाग नहीं लगा है। मंत्रियों पे प्रशांत किशोर लगा चुके, लेकिन प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि उनके कपड़े पर कोई दाग नहीं है। नीतीश कुमार और उसके बाद ऑब्वियसली बीजेपी चाहेगी कि इनका बीजेपी का एक मुख्यमंत्री हो वहां। सर, पर वो नीतीश कुमार के बाद ही होगा। मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ इस हाँ। पर? किसी एक अध्यापक ने मुझे भेजा कि ये चुनाव में कहीं ना कहीं सबॉल्टर्न हिंदुत्व भी दिखता है, केवल ये समाजवाद नहीं है। क्या आप मानते हैं कि केवल समाजवाद अभी भी बरकरार है या थोड़ा बहुत हिंदुत्व की भी लहर अब बिहार में चलने लगी है? समाजवाद लोगों में नहीं है, समाजवाद नेताओं में। बिहार की राजनीति समाजवाद से पीड़ित है, लोगों में कोई समाजवाद नहीं है। वो ये स्वीकार करते हैं कि जैसे अन्य राज्य समाजवाद की शैकल्स को तोड़कर आगे बढ़े हैं, हम भी बढ़ेंगे। हिंदुत्व है वो समाजवाद के बर्डन के चक्कर में कमलेश जी हिंदुत्व सब जगह है जी, तो बिहार कोई उसमें अनोखा नहीं है, पर सबसे कम है वहां। राजदीप जी, अलग जो आप प्रशांत किशोर के कंटेक्स्ट में कह रहे थे, सबकी कास्ट और इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, ये ईंट और गारा है। आप एक नैरेटिव लाते हो सीमेंट और उसको जोड़ते हो, लेकिन ईंट और गारा आपको चाहिए, आप सिर्फ सीमेंट से दीवार नहीं बनाते हो। प्रशांत किशोर के पास वो ईंट और गारा नहीं है, नैरेटिव का वो सीमेंट दे रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे का, लेकिन वो कुछ ठोस चीज चाहिए ना, बीच में एक लोहे का सरिया डालेंगे ना, तो वो उसका अभी अभाव है। कांसीराम का फॉर्मूला था, पहला हारेंगे, दूसरे में हराएंगे, तीसरे में जीतेंगे। ये उनका हारने वाला हो गया। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने समाजवाद की बात कही, ये समाजवाद के नारे का बोझ इतना है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, आप उसकी तरफ रैपिडली बढ़ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार को बधाई, उनको सत्ता मिली। मैं सब बिहार वालों की तरफ से उनसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूं, खासतौर पे मेरे नौजवान दोस्तों की तरफ से, औद्योगिकीकरण की राह के रोड़े हटाइए। ठीक है, आप समाजवाद वो सारी चीजें ठीक है, याद करिए आपके पास बीटेक की एक डिग्री है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है और जहां संभावना है वहां भी नहीं हो पा रहा है। बट मुश्किल है सर ये कहना बड़ा आसान है कि बिहार जैसे राज्य में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाके रोजगार लाइए। इट इज नॉट इजी। आज आप अगर मैं सर इजी होता तो वहां सत्ता पे क्यों बिठाया जाता जनादेश के साथ? किसने कहा था आपको? किसने आपके घर पे पीला चावल भेजा था कि आप नेता बनो? हमसे आपसे किसने कहा था पत्रकार बनो, रात के 8 बजे यहाँ पे विश्लेषण करो? ये तो जब आप वो जिम्मेदारी लेते हो तो आपके क्यारे का हिस्सा है ना सर। अगर आप बिहार की जनता को ये सपना दिखा रहे हो कि हम तुम्हारा उत्थान करेंगे, तो उसका रास्ता भी तो आप ही निकालेंगे ना। नहीं सर, मैंने आप ही के प्रोग्राम पे ये कहा था पिछली बार, 2005 और 14 के बीच में नीतीश कुमार ने 2 चीजें बढ़िया की। एक रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन भी उसमें आता है, और सुरक्षा। ये 2 अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे थे। और महिलाओं के लिए एक तरह से सशक्तिकरण कहिए, गर्ल्स साइकिल वगैरह, उससे जो उनको एक पूंजी मिली एक तरह से, हैज बेनिफिटेड हिम फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट? आज भी लोग कहते हैं यार नीतीश जी ने कुछ हमारा बिगाड़ा नहीं, कोशिश की है। अब चैलेंज है कि अब आप क्या करोगे? इतनी बड़ी मैंडेट मिल गई, लोग कहेंगे ना जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, नो, Where, how will you get it? You are competing with Telangana, Tamil Nadu, Karnataka. मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं बिहार क्यों जाऊं जब मैं इन इस मैंडेट ने उनको नकार दिया जो वहां पे पूंजीपतियों के नाम पे एक माहौल बनाना चाहते थे, उनको सिरे से नकार दिया गया है, क्योंकि जनता ये मानती है कि पूंजीपति आएंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, हमारा भला ही होगा। अब चैलेंज ये है, मुश्किल काम है, लेकिन छोटे स्तर पे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई है, स्टार्टअप्स भी बहुत छोटे, आप तेलंगाना और बेंगलोर की तुलना नहीं कर सकते, बहुत छोटे स्तर पे, उसको थोड़ा फिलिप देने की जरूरत है। और केंद्र सरकार अगर मदद करे तो संभव है 10 साल। मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये कहा था, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे प्रसाद कि एक्सपेक्टेशन, लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, वो क्या लो है? मैं बिहार छोड़ जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है वहां कोई नौकरी नहीं, मुंबई चला जाता हूं, अलग अलग मेहनती बहुत है, लेकिन क्या लोग कह रहे हैं यार कम से कम नीतीश ने कुछ किया? क्या लोगों को लगता है नहीं आप बहुत हो गया, आप हमें कुछ और दीजिए, जो सौरभ कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन दीजिए, रोजगार? युवा कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, खींच के कह रहे हैं। संतोषम परमम सुखम वाले भाव में तो बिहार के लोग हैं। हाँ, क्योंकि आप ये सब लोग जानते हैं कि 2005 से लेकर 10 तक में बुनियादी चीज़ों पर काम किया नीतीश जी ने, पर उसके बाद जो करना चाहिए था, लोग खुलकर कहते हैं कि भाई नीतीश जी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, अगर बहुत अच्छा नहीं किया तो, लेकिन हम ठीक हैं, इतने में खुश हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन वहीं से एक विंडो भी खुलता है सौरभ जी। अब जो लोग बेगूसराय गए हो हाल फिलहाल में, जाकर देखिए, आपको लगेगा कि बेगूसराय यूपी का नोएडा है।
वहाँ पे इतनी इंडस्ट्री आई है बीते 2-3 सालों में। अगर उस तरीके से हर जिले में 1-2 इस तरीके की बड़ी इंडस्ट्री आ क्या जाएगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरह वहां चौड़ी सड़कें और फ्लैट्स और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है? द आंसर इज नो। वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आप क्या कनेक्टिविटी है? द आंसर इज नो। अगला चैलेंज एक तरह से बिल्कुल, जो भी चलाए सरकार, बीजेपी चलाए पीठ पीछे से 90 सीट पा रहे हैं, नीतीश कुमार चलाए, मिलकर चलाए, मैं अब ये जानना चाहता हूं आपसे, जेडीयू में किसके किसके नंबर बढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। सामूहिक भाव से है इसमें मामला। अरे ये महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब है। आप नेताओं कवर करते हैं। जो फोर फ्रंट पे जो लोग नजर आ रहे थे जी, कौन फोर फ्रंट पे देखिए, टिकट बंटवारे में तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपना चलाया सामाजिक समीकरण के हिसाब से, ललन सिंह हो गए और संजय झा। ये 2 नेता जो है, विजय चौधरी तो हैं, लेकिन वो विजय चौधरी क्या है ना, मीठे मीठे हैं, मतलब बाएं दाएं में जाते नहीं, कोई कड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 2 नेता हैं जिनका नंबर बढ़ने वाला बीते दिनों में, और यही सवेरे से लेकर आज तक। हालांकि ललन सिंह तो दिल्ली में आ गए थे, दोपहर बाद वो गए हैं। संजय झा और ललन सिंह यही दोनों छिके रहते हैं। अच्छा, 2 लोगों का नाम मैं इसमें जोड़ देता हूं। IAS से इस्तीफा दे के नेता बने मनीष वर्मा। मनीष वर्मा का कद बहुत बढ़ेगा। और एक मैं आप लोगों को नाम बताता हूं, कभी मनीष सिसोदिया के सहयोगी हुआ करते थे अरुणोदय प्रकाश का, हमारे IMC के सीनियर और आपके जूनियर हैं, मेरे भाई जैसे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। जेडीयू का पूरा वॉर रूम और पूरा डिजिटल कैंपेन, जिसमें एक्स के झगड़े शामिल नहीं थे, छोटे छोटे फेसबुक पे मैसेज पहुंचाना, वो अरुणोदय प्रकाश के नेतृत्व में पिछले 1 साल से जेडीयू का वॉर रूम काम कर रहा था, और उनके डिजिटल कैंपेन जो व्हाट्सएप पर बहुत एक्टिव थे वो काम कर रहे थे। तो ये 2 लोग हैं जिनकी भी चर्चा होनी चाहिए, मनीष वर्मा और अरुणोदय प्रकाश। एक पॉलिटिकल फेस, यंग पॉलिटिकल फेस एंड एक कैंपेन मैनेजर फेस। ये आप ज्यादा मैं जो काम करते हैं बहुत अच्छा होता है, माइक्रो लेवल पर जाता है, लेकिन वो वजह नहीं है नीतीश की जीत की। कि जो इस मोबाइल फोन को देखकर नीतीश कुमार सब लोगों को कहते थे अरे क्या रखे हैं, हाँ। स्वाहा हो जाएगी दुनिया इसके चक्कर में, वो नीतीश कुमार अब ये देखते थे कि क्या पोस्ट हुआ है, क्या वीडियो बना है। मतलब नीतीश कुमार में बहुत फर्क आया। पिछले दिसंबर के महीने में जो वार रूम शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक। जेडीयू की तरफ से भी कोई डिप्टी सीएम या सरप्राइज हो सकता है? अभी कहना एक नाम, लेकिन आप छोड़ देते नंबर बढ़ने वाले में। ना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कहाँ पे क्या प्लानिंग होगी। यस, दीपक कुमार, नौकरशाह दीपक कुमार के भी नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा, बस ये बता दीजिए और सही बताइएगा, इकलौते, सुनिए राजदीप जी, आपके लिए भी काम का है। मोदी के नीतीश कुमार के सिर्फ 1 मंत्री चुनाव हारे हैं। बड़े पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। नरेंद्र सिंह पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, उनके बेटे जेएनयू के पढ़े हुए हैं। सुमित सिंह पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीत गए थे और इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव हार गए हैं। चकाई की सीट है, चकाई की सीट है। अब बस ये बता दीजिए, सुमित सिंह को किसने निपटाया? नहीं, मैं निपटाया तो कुछ बातें घर में ही रहने दीजिए, लेकिन हाँ, एक बड़े नेता चाहते थे कि वो चुनाव जीत नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ नेताओं का प्रोग्राम लगवाना चाहते थे। वो चिराग पासवान का भी, नीतीश कुमार का भी, वो बात बन नहीं पाई। और एक बड़े नेता वहाँ 2 दिन कैंप किए थे, चाहते थे कि इस प्रोग्राम हो, लेकिन उन्होंने साफ कहा रहे वो आदमी ठीक नहीं, हम नहीं चाहते कि चुनाव जीते। तो आप लल्लन सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ नाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ महाराज। लल्लन सिंह क्यों ये चाहते थे कि सुमित सिंह चुनाव हार जाएं? नहीं, मैं किसी का, अरे मैं नाम ले रहा हूँ। आप क्यों, कहाँ से आपकी हंसी सब कुछ बता रही है। नहीं, मैं उस बात पे नहीं हंस रहा। अरे हमारे भी अपने सोर्स हैं, हम भी पता कर ले। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि ये तो हमने जेडीयू की बात की, बीजेपी में किसके नंबर बढ़ रहे हैं? बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, बताइए। और उन्होंने बहुत काम किया है। और अभी कुछ देर पहले एक सारे लोकसभा प्रभारियों से एक रिपोर्ट ली गई थी कि भाई बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है और जेडीयू कितनी सीटें जीत रही है। जो लोकसभा प्रभारी लगाए गए थे, इसमें से कई यूपी के लोग थे, मध्य प्रदेश के, तो मेरी बातचीत हुई। उन लोगों ने जो मोटे तौर पर लगाया था 150 से 160 तक का था ये फिगर, कि बहुत जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ जाते हैं प्रभारी के तौर पर एक आध अपवाद है। हरियाणा का मामला भी ऐसा ही था, सब लोग मानकर चल रहे थे कि भाई चुनाव वहाँ कांग्रेस बस जीत रही है, तो वो उन्होंने जितवाया, ये उन्होंने जितवाया। तो एक धर्मेंद्र प्रधान का नंबर सबसे पहले आता है। नित्यानंद राय के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, टिकट वितरण में बहुत चली उनकी। विनोद तावड़े संजोग से समय ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं, वो राज्यसभा सांसद भी नहीं बन पाए थे महाराष्ट्र से, चाहते थे, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। नहीं, अब हो सकता है मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो तो इनाम मिल जाए, उनको इनाम मिलेगा इसका।
विनोद तावड़े को। अभी तक तो एमपी ना, अभी फिर उनको एमपी भी बनाना पड़ेगा, उनको महाराष्ट्र से लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में चुनाव है। अरे राजनीति जी, पॉलिटिक्स है, यहाँ शपथ पहले होती है, एमपी बाद में बन जाते हैं, 6 महीने की मियाद होती है, वो इनके लिए मसला थोड़ी है। बट उन्होंने बहुत मेहनत की है और धर्मेंद्र प्रधान को आपको मानना पड़ेगा, मैजिक टच है। हरियाणा में, इस बार बिहार में, यूपी के भी प्रभारी रहे हैं, यूपी के प्रभारी रहे साल 2022 के। और ये भी चर्चा चल रही है क्या इस जीत के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, एक बार फिर आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। इस बार उनका नाम चल रहा चर्चा है, गर्म थी है, बहुत चर्चा गर्म है उनका। वो तमाम जगहों प्रभारी रहे, चुनाव जीते, सह प्रभारी रहे। अच्छा, ये भी चर्चा हो रही है कि बंगाल के चुनाव में वो सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा के प्रभारी थे, जहां शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने चुनाव हराया था और वो चुनाव जीत गई शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी हार गए। ये कहते थे हल्दिया में हम लोग साथ रहते थे एक होटल में, तो रोज ये बात धर्मेंद्र प्रधान कहते थे, हम लोग हंसते थे, भाई कैसी बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। वो हार गई, तो आज उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बढ़ गई है। भूपेंद्र यादव की घट गई है, जो बंगाल के प्रभारी हैं, दोनों मंत्री हैं, यही 2 पिक हैं अमित शाह की। पर इस नतीजे के बाद तो उनका भाव ऊंचा है। ये देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी चर्चा हो रही थी। बाकी जो और लोग पहुंचे उनमें से भी किसी का जिक्र होगा। बहुत सारे केशव नाम मौर्य पहुंचे, केशव मौर्य हैं, CR पाटिल हैं, महेंद्र सिंह है, लेकिन केशव मौर्य ऑलरेडी डिप्टी CM है, CR पाटिल केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। तो अच्छा, अब मुझे जरा बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में क्या हो रहा है? अब से कुछ देर पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का आपने नाम सुना होगा जी। वो मिल के निकले हैं, तो उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंदर माहौल बहुत गमगीन था और कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने इतना ही कहा कि कल शायद वो तेजस्वी यादव प्रेस से बात करेंगे, बस इतना ही कहा कि इस हार से हम शॉक्ड हैं। लेकिन उनके तमाम जो फुट सोल्जर्स हैं, उनसे जो बात हो रही है, तो उन सब ने एक बना लिया है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस जीत को लेकर के, कि जीत नहीं है, ये हमें हराया गया है। मतलब ये भी अजीब तर्क है कि उसमें वो सारी बातें आ रही हैं कि हमारे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए कि ये हम वोट चोरी हुई है। तो अभी बहुत कुछ साफ साफ तस्वीर नहीं आ रही है। नहीं तो वोट चोरी किस स्तर पे हुई, पोलिंग के स्तर पे या काउंटिंग के स्तर पे? उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां हम जीत रहे थे वहां हमको हराया गया, वहां वोटिंग की रफ्तार धीमी की गई। 2-3 एग्जाम्पल्स, अभी एक से बात हो रही थी तो ये सारी कहानी बता रहे थे। इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप तो मिलके आए थे तेजस्वी यादव से, क्या इंप्रेशन था आपका? हाउ कॉन्फिडेंट वर दे? संजय यादव तो एक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो प्रधानमंत्री को बुलाएंगे कि नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। देखिए, चुनाव के पहले सब कॉन्फिडेंट अपीयर होते हैं, लेकिन उनके परिवार में जरूर कुछ ना कुछ डिवाइड्स तो हुए हैं। संजय यादव मेन मैन एक तरह से बन गए थे तेजस्वी यादव के, राज्यसभा के MP हैं, और जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि जब भी अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना था या कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज का उनकी तय हो रही थी, वो सब संजय यादव हैंडल कर रहे थे, तो सवाल उठेंगे। रोहिणी आचार्य जो सिस्टर है, वो हमने कुछ लोगों ने कहा नाखुश थी जिस तरह से उनको कोई एक तरह से जगह नहीं दी गई। मीसा भारती पाटलिपुत्रा की MP है, पटना की MP है, लेकिन क्या उनको कहीं आगे कभी किया गया? इट वॉज अ वेरी तेजस्वी सेंट्रिक कैंपेन। तो सवाल जरूर उठेंगे, क्या आप कोई अलग तरीके से कैंपेन कर सकते थे? तेजस्वी यादव के लिए जरूर ये बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर आप वोट शेयर देखें, अभी भी उनका वोट शेयर लगभग बरकरार है, 23-24% का वोट शेयर है, वो एक वोट शेयर है। सर, इसमें थोड़ी सी एक बात मैं भी कहूंगा। आप जब दोपहर में भी हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे कि 28% का वोट शेयर है, उसमें आप कांग्रेस भी जोड़ दीजिए, VIP का थोड़ा बहुत 38% वोट शेयर। हाँ, नहीं टोटल ना, हाँ, महागठबंधन का तो 32% तो उनका वैसे ही आता है, 18+14। उसके बाद आपने इतना लिया, कौन सा बड़ा इसमें आ गया सर? नहीं, बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूं इससे आपको चैलेंज ये है, क्या वो इस वोट शेयर को इंटैक्ट रख पाएंगे भविष्य में? मुझे लगता या है मुस्लिम मतदाता नई राह तलाशेंगे? देखिए, ये क्या ऑप्शंस है? एक तो है AIMIM के कितने सीटें आई हैं? 5 आई। असदुद्दीन ओवैसी की ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैदराबाद में, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया, क्योंकि कई पोलस्टर ने उनको राइट ऑफ किया था। एक साफ है, तेजस्वी यादव को वो MY कॉम्बिनेशन एक तरह से लालू जी ने उनको हैंडओवर की थी, उसको इंटैक्ट रखना चैलेंज है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूंगा आपको 5 साल, नॉट ओनली बिफोर इलेक्शन, 5 साल लगातार बाकी समुदाय को साथ में जोड़कर आगे बढ़ने की चैलेंज आपके सामने है। टुडेज पॉलिटिक्स कैन नॉट बी इधर मुस्लिम सेंट्रिक और यादव सेंट्रिक। ओवैसी जी कैन प्रैक्टिस मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो उनका कोर बेस है।
अगर आप यादव पॉलिटिक्स करेंगे तो बाकी समुदाय जो है आपसे हटेंगे। आई थिंक अखिलेश यादव ऑफर सम मॉडल फॉर तेजस्वी टू फॉलो। अखिलेश यादव ने डिलिबरेटली अपनी इमेज मुझे लगता है सॉफ्टर की है ओवर द लास्ट 5 years। आपको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन जो कोशिश तो कम से कम की है कि मैं केवल एक यादवों का नेता नहीं हूं। ही हैज ट्राइड टू मूव बियॉन्ड यादवाइजेशन। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सामने ये चैलेंज है। किसी ने मुझे कहा कि जब कांग्रेस की परेशानी क्या हुई सीट शेयरिंग में, वो जाते थे तेजस्वी या उनसे मिलते थे, संजय से मिलते थे। एंड में लालू प्रसाद यादव भी के पास इनको जाना पड़ता था। और लालू जी आप जानते हैं जब सीट नेगोशिएशन आती है बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं। अब लालू जी की परछाई से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अखिलेश ने मुलायम के परछाई से वो आगे बढ़ गए। एक तरह से शिवपाल को टकराव देकर भी डीपी यादव को हटाना संभल में, मुख्तार अंसारी और अंसारी ब्रदर्स को एक तरह से दूर करना, ये सब किया उन्होंने। इज तेजस्वी यादव रेडी एंड विलिंग टू डू दैट? वही मैं कह रहा हूं, एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी भी होती है हर चैलेंज में। पर मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा उनको इस समय। नहीं राइट ऑफ क्यों करना है भाई, यंग है और राइट ऑफ क्यों करना है? एक फर्क है ना, आज कोई ये नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव अपने फैसले खुद करते हैं या क्या उनके साथ के कोई लोग रामगोपाल यादव करते हैं, शिवपाल करते हैं, उदयवीर करते हैं या आजम खान करते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब बात तेजस्वी यादव की आती है तो लोग कहते हैं कि भाई संजय यादव उनके बदले में फैसले करते हैं। मैं आपसे कुछ देर पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि हम क्यों हारे, इस बात का जवाब कृष्णा अलावरू देंगे और संजय यादव देंगे। कई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही संजय यादव होती थी। अब आपने जिक्र किया है तो मैं पूछ ही ले रहा हूं, कांग्रेस, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय राजनीति वाला टॉस किया था। एक समय कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार कांग्रेस के संजय यादव हुआ करते थे। हालांकि मैं उल्टा कह रहा हूं, ये बिल्कुल कालिदास को शेक्सपियर कहने जैसा है, क्योंकि अहमद पटेल बहुत पुराने, उनकी बेटी है मुमताज पटेल, उनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं जरा। नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम गेम, नो इंट्रोस्पेक्शन, इट्स टाइम टू लुक विद इन एंड एक्सेप्ट रियलिटी. Till when will countless loyal ground workers who have stayed with the party through thick and thin wait to see success? Instead, it's failures after failure due to power concentrated in the hands of few who are totally disconnected with the ground reality and are responsible for the misery and rout of the grand old party time and again. And mark my words, these same people will be rewarded again and again because they have made themselves indispensable with their control and power. कुछ लोगों की कोठरी है जिनको ग्राउंड की जरूरत हकीकत नहीं पता है, उस कोठरी ने घेर रखा है अपने आप को। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के मोमेंटम पर कोई ब्रेक लगेगा या राहुल गांधी जो एक ग्रैंड आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, वो लड़ते रहेंगे? एक तो आपने जो अभी कहा 100% जो मुमताज जी कह रही है सही है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कांग्रेसियों से पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड सभी यही कहेंगे। आपको मैंने उदाहरण दिया आज दोपहर को कि जब तेजस्वी यादव और लालू जी आए थे, उनकी केस यहां थी, बेल लेने आए थे, तेजस्वी तब सीट शेयरिंग रुका हुआ था। उन्होंने फोन किया, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, मिले नहीं। आप प्लीज सोचिए, एक साथ आप वोट अधिकार यात्रा करते हैं, बट जब सीट शेयरिंग की बात आती है आप फोन नहीं उठाते हैं, या उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो नहीं उनको उठाने देते। फिर वो केसी वेणुगोपाल से मिलते हैं, केशु वेणुगोपाल से गो एंड मीट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास जाते हैं। ऐसे कैसे होगा? यू सी, केसी वेणुगोपाल हैज नाउ सुपरवाइज सो मेनी फेलियर्स इन द कांग्रेस, और केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं, बट क्या वो उत्तर भारत की राजनीति के जानकार है या नहीं? आपको याद है, आप ही ने मुझे उनको मिलाया था, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ब्रिजलाल खाबरी। जब उनको हटाया गया, उनको पता ही नहीं चला कि उनको हटाया गया है, उनको फोन आता है या इस तरह से। केसी वेणुगोपाल हैज नॉट बीन एबल टू create any kind of organizational base for the Congress in the North Indian states. लेकिन केसी nothing succeed, मैं एक लाइन ऐड करता हूं मुमताज के लिए, nothing succeeds in Congress like failure. जितना आप हारते हो ना, उतना आप ऊपर चढ़ते हो कांग्रेस पार्टी में। पिछले 18 महीनों में 1 लोकसभा चुनाव, 4 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन गांधी नेहरू परिवार ने इस हार की कोई समीक्षा नहीं की है। अरे समीक्षा से कुछ नहीं होता। समीक्षा से क्या होता है? रिपोर्ट तैयार होता है, एंथनी या किसी को आप रिपोर्ट देते हैं, कोई कबर्ड में वो रह जाता है। समीक्षा में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर हार के बाद अगर लेबर पार्टी का लीडर हार जाए लगातार 4 चुनाव,
उसे हटाया जाएगा, कोई और आएगा। ये नियम है दुनिया भर में। हमारे यहां क्या होता है, देखिए, एज आई सेड, लेट अस, इट इज नॉट जस्ट राहुल गांधी वन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये 30-35 सालों से कांग्रेस की डिक्लाइन चल रही है बिहार में, कोई ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। लेकिन हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? जब आप नेता बनते हैं, यू हैव टू बैट ऑन द फ्रंट फुट एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। एक आइंस्टाइन को गलत तरीके से कोट किया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी? पागलपन का डेफिनेशन क्या है? डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, कि अलग अलग रिजल्ट आएंगे लेकिन वही हम करेंगे। वही हो रहा है कांग्रेस में। रिजल्ट आए तो फिर यहां नहीं है, नहीं, इलेक्शन के बीच में भी यहां नहीं थे। आज हार हो या जीत हो, अगर जीत भी जाते तेजस्वी तो उनको साथ होना था। नहीं, मैं क्यों कहता हूं मैनिफेस्टो रिलीज होती है, यू हैव टू बी देयर इन द मैनिफेस्टो। आप वोट अधिकार यात्रा जाते लेकिन मैनिफेस्टो रिलीज नहीं। सीट शेयरिंग हो रही है, यू आर आउटसोर्सिंग इट। संजय यादव एक तरफ से, केसी वेणुगोपाल दूसरी तरफ से। यू हैव टू बी हैंड्स ऑन। आई डोंट थिंक, सौरभ, कांग्रेस को लगता है अभी भी, जो शरद पवार बार बार, एक बार मुझे और साहिल जोशी को कहा था उन्होंने, कांग्रेस एक पुरानी जमींदारी की तरह हो गई है, कि जमीन आपकी हट गई है लेकिन आपको लगता है कि अभी भी आप जमींदार हैं। नहीं चलेगा। यू हैव टू चेंज एंड एडजस्ट टू द न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिक्स। जिस तरह से विराट कोहली ने इंडियन टीम में, अगर मेरे फादर होते तो उनको फिट रहना पड़ता, जिम जाना पड़ता, क्योंकि विराट कोहली ने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आप लाख कोसे, और उनकी कई गलतियां भी है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन मशीन एक तैयार की है, फाइटिंग फिट। वेयर इज द कांग्रेस मशीन? वेयर इज इट इन एनी स्टेट? गुजरात में आप कहते हैं वी कैन फाइट 50 साल की जो आइडियोलॉजिकल वॉर आप कह रहे हैं, हम 50 साल लड़ेंगे। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हार हुई है। व्हाट इज द रियल चेंजेस दैट यू हैव मेड इन महाराष्ट्र's पॉलिटिक्स? I mean, you see the Congress only a few states where it has an organization, कर्नाटका, तेलंगाना। हाँ, जहां एक राजस्थान में मैं देख रहा हूं कांग्रेस वाकई कुछ कर रही है जमीन पर, some signs in मध्य प्रदेश, but not at a national level, pan India। और एक मैं आपको कहूं, कई मुझे विपक्ष के नेता कहते हैं जो अन्य कांग्रेस से हैं, वो कहते हैं जब कोई बड़ा कांग्रेस लीडर मिलता है, वो ऐसे हमसे मिलता है कि हम उनसे छोटे हैं। अरे, हर व्यक्ति की एक आत्मसम्मान है। आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप कोलिशन के लीडर हैं। ये आपको ये समझ कैसे नहीं आ रही कांग्रेस को कि कोलिशन का जमाना है। लुक एट नरेंद्र मोदी। चिराग पासवान को हनुमान कह के फोटो ऑप कर देगा चिराग पासवान खुश। जितिन राम मांझी 6 सीट वो खुश। उपेंद्र कुशवाहा चलो किसी को मंत्री बना दो। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। ये आइडियोलॉजिकल वॉर लड़िए, लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉर विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, मुझे लगता है वही होगा सौरभ, कि कांग्रेस कहेगी, आप कह रहे हैं ना क्या फर्क पड़ेगा, 6 महीने बाद और चुनाव है, कांग्रेस कहेगी नो केरल वी आर गोइंग टू डू वेरी वेल, जहां आपके फाइट लेफ्ट के साथ है, आप वहां स्टैलिन के साथ जाएंगे और वहां भी अपना ही इज माय ब्रदर स्टैलिन, ठीक है, वहां जाएंगे। और बंगाल में अब दीदी क्या करेगी कौन जाने, ये दीदी जानती है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद वो कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता ज्यादा, अगर जाएगी फिर सीटें तो ज्यादा नहीं देगी। असम में आपके पास ध्रुवीकरण, एक फाइट है बीजेपी के साथ अगेंस्ट अ फॉर्मर कांग्रेसमैन। आप सोचिए ना, आज मेरे प्रोग्राम में 5 स्पोक्सपर्सन आए जो पुराने कांग्रेसमैन थे, 5, रोहन गुप्ता, CR केसवन, सब एक जमाने में। ये लोग छोड़ क्यों जा रहे हैं? यस, मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव स्टैमिना चाहिए आइडियोलॉजिकल वॉर के लिए, बट आपको आइडियोलॉजिकल वॉर के साथ साथ संगठन, प्लानिंग, इट इज नॉट सम, आप कोई एडिटोरियल पेज आर्टिकल नहीं लिख रहे दैनिक भास्कर के लिए या ललन टॉप के लिए। यू आर फाइटिंग एन इलेक्शन, एंड इन एन इलेक्शन you have to have that organizational muscle, जो एक DK शिव कुमार में कर्नाटका में था, उनको रिजल्ट्स मिले, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ था, but I don't see pan India and certainly not in UP and Bihar. It will be interesting to see actually कि इसका UP पर क्या असर होगा। 15 महीने बाद बड़ा चुनाव, अगला बड़ा चुनाव नॉर्थ इंडिया में UP में होगा। क्या कहेंगे कांग्रेस, किस अखिलेश यादव कितने सीटें देने के लिए तैयार होंगे? क्या आप अलायंस के लिए तैयार है अखिलेश यादव के साथ, या वहां भी कहेंगे नो वी आर अ नेशनल पार्टी, वी विल कॉन्टेस्ट 75 सीट्स? मुझे याद है, क्या है राजेश भाई, याद है मुझे 2017 की बात है ये जी, और तब चुनाव हो रहा था कांग्रेस और इसके बीच में गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के बीच में। हाँ।
तो सीट शेयरिंग के लिए बात करने के लिए अखिलेश यादव एज सीएम कौन जाता था? एक धीरज श्रीवास्तव थे जो राजस्थान काडर के पीसीएस थे और रायबरेली अमेठी का काम देखते थे। तो अखिलेश यादव से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बात करने के लिए धीरज श्रीवास्तव जाते थे। तो जब वो मिलकर निकले कुछ देर बाद मैं अखिलेश जी के पास पहुंचा तो ऐसे बाल नोच रहे थे ऐसे करके। मैं पूछा क्या हुआ? बताओ यार, किसी क्लर्क को भेज देता हमसे सीटों पर शेयरिंग में बात करने के लिए। हम क्या हमसे चपरासी हैं क्या कांग्रेस पार्टी की? नहीं, यहां भी आपको अशोक गहलोत को एंड में भेजना पड़ा। कृष्णा अलवरू इज अ रिलेटिवली न्यू बी टू पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का आदमी है। बिहार भेज दिया उसको। देखिए सर, दैट इज द, देखिए ना, विनोद तावड़े को मैं कब से जानता हूं, एबीवीपी में थे, लेट 80s में पत्रकारिता में आए, वो एबीवीपी का चुनाव लड़ रहे थे। यानी 40 साल की उनकी एक 37 ईयर्स 40 ईयर्स इन पॉलिटिक्स। धर्मेंद्र प्रधान सेम 30-40 ईयर्स। पॉलिटिक्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ गेम विच डज नॉट ओवरनाइट, यू कांट डू इट। आपके लोग बने रहे, मैदान पे बने रहे। आप अगर ये जो न्यू बीज हैं, डू दे रियली अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद पीपल? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट टू पीपल पॉलिटिक्स इन। तो कृष्णा अलवरू का जो मिथ मेकिंग है उसमें हम लोगों ने भी बहुत रोल निभाया। मतलब मैंने नहीं, मीडिया ने हाँ, बिल्कुल। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं बिकॉज इसी कृष्णा अलवरू नाइस गाय, स्पीक्स इंग्लिश। सो द फर्स्ट थिंग, अगर मैं दिल्ली का पत्रकार हूं, पैराशूट करके कृष्णा अलवरू के पास जाऊंगा। अखिलेश सिंह के पास जाएंगे, वो कहेंगे आपका, अरे वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। अब अखिलेश सिंह अपने आप को पॉलिटिकल आदमी। मैं आपसे ये सवाल आज पूछता हूं, क्या इतने बड़े देश में हर राज्य में एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस को नहीं मिल सकता जो कहे सर मैं 10 साल बस जमीन पर रहूंगा, आप दिल्ली में जो भी करिए, मैं जमीन पर मेरी पार्टी बनाऊंगा। आप 25 लोग ऐसे लाइए, डिसेंट्रलाइज कीजिए, ये हाई कमांड कल्चर बंद कर दीजिए, आप कुछ कर सकते। बीजेपी आज हाई कमांड कल्चर कर सकती है क्योंकि वो जीत रही है, लेकिन क्योंकि उनका संगठन बना हुआ है जमीन पर। बट जब आपका संगठन खत्म हुआ है, यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम। पर बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट होते हैं ना। सतीश पूनिया जो राजस्थान से आते हैं, जाट नेता हैं, वो एकदम एनोनिमस होके किसी छोटे शहर के छोटे होटल में रह रहे हैं और बिहार में काम कर रहे हैं, किसी को कानो कान। उस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी हैं, शेर सुना के आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। और आपने सतीश पूनिया का जिक्र किया, बड़ा अच्छा है। सतीश पूनिया चुनाव हारे, राजस्थान में चुनाव हारे, इसके बावजूद उनका फोन आता है राजदीप, एंड वो कुछ आई थिंक ही हैड सम एलिमेंट, कुछ उनकी सर्जरी या कुछ हुई, इसके बावजूद वो चले गए हरियाणा में और लगातार वहां 2 महीने रहे। ही वॉज द ओनली पर्सन। मैं उनको दूंगा सर, राजदीप जी, जाट वोट इतना एक तरफा नहीं जा रहा है, हम भी उसमें सेंध कर रहे हैं। अब हारने के बाद आप लगातार जमीन पर रहे हैं। अब कांग्रेस में क्या होगा? हारने के बाद भी कहेंगे आई वांट टू स्टिल बी जनरल सेक्रेटरी और आई वांट टू स्टिल बी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी। अरे बॉस, you have to work for it. As I said, nothing succeeds like failure in the Congress. जी, मैं एक आखिरी सवाल पे आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। वो सवाल ये है कि ये जो छोटे दल हैं, जिसको मैं माइक्रो मंडलाइजेशन कहता हूं, वीआईपी पार्टी है, आईपी गुप्ता की इस बार एक पार्टी बनी है ना। कई लोगों ने कहा कि आपको आगे और भी ऐसी पार्टियां दिखेंगी, और बीजेपी ने भी तय कर दिया, गया की और गया उसके आसपास के इलाके की मुसहर समाज की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सासाराम और उसके आसपास की पार्टी कुशवाहा समाज की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। कोई बड़ी बात नहीं, वो मुकेश सहनी को भी ले आए कि भाई एक तुम मुजफ्फरपुर और उसके आसपास का निशात पट्टी की एक लोकसभा ले लो, 5-6 विधानसभा ले लो और कायदे में रहो और फायदे में रहो। ये कहाँ पे जाके रुकेगा? और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या मैसेज दिया? क्योंकि ओवैसी यहाँ पर रुकेंगे नहीं। बैक टू बैक 2 बार उनकी पार्टी तोड़ी गई, 5 में 4 विधायक ले गई आरजेडी, और वो फिर से 5 पे खड़े हैं। इस पे जरा आप पंकज जी, खासतौर पे आप। देखिए, चर्निंग है। मतलब ओम प्रकाश राजभर अगर यूपी का हम जिक्र कर लें, या संजय निषाद, या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, ये उस समाज के लोग ना उसमें अपनी जातीय अस्मिता और वो ढूंढते हैं। तो इस वजह से अब मजबूरी है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम राष्ट्रीय पार्टियों को भी। जी बॉस, मैं आप सबको बिहार में क्या कहते हैं, प्रणाम। आपका प्रणाम। बाय बाय कमलेश जी। थैंक यू सर। का हाल बा बिहार? छठी मैया की जय बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी से शुरुआत किए हैं। तभी तो मैं उनको देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरियोग्राफी देखिए, कहीं चले गए थे साउथ में,
मधुबनी का कुछ से बना हुआ कुछ कपड़ा पहन रहे थे। अरे आज जब आए तो ना पूरा गमछा ऐसे ऐसे करते हुए आए थे। देखिए यही तो है ना, ये गमछा वो है। देखिए पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स आल्सो मैटर्स वाला मधुबनी वाला। ये देखिए ये आप उनसे सीखिए, मुझसे आप बॉलीवुड के बारे में सीखिए, उनसे आप पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के साथ सीखिए, दोनों को कंबाइन एक राजेश खन्ना तो है आपके पास, एक आप नेता बन जाए। जी बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू लल्लन टॉप एंड नेता नगरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पंकज जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब ये उनके लिए ये जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी उस इलाके में या आरजेडी बिहार में हो गई और बीजेपी और कांग्रेस, इनके लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। मुझे लगता है जैसे अभी देखिए आपने कहा ना आईपी गुप्ता वाली पार्टी, अचानक से उसने पटना गांधी मैदान में एक बड़ा सा कार्यक्रम किया, भौकाल टाइट हो गया कि भाई पार्टी है, इसका अपना रुतबा है, इसके साथ लोग हैं, और फिर उसने अलाइन कर लिया, एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं जानता था, वो एक समय में कांशी राम के शिष्य हुआ करते थे, उनके साथ रहे, कभी चुनाव नहीं जीत पाए अपनी पार्टी के दम पर, बीजेपी के साथ आए तो पहली बार विधायक, उनको भी सूट करता है। कोई नहीं जानता था, अब उनका एक विधायक है, उनकी चर्चा हो रही है। देखिए तो ये चलेगा मुझे लगता है आने वाले समय में। पुष्पमित्र जी, ये जो छोटी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां देखिए, ये हो सकता है कि मुकेश सहनी इस बार हार गए हों या आईपी गुप्ता का उतना असर ना हो रहा हो, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये पार्टियां निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज हारी है तो अलग वजहों से हारी है, जैसे हम जो है हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोजपा ने निभाई और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने निभाई, ये पार्टियां रहेंगी। एक बात अगर आप उसमें जोड़ देना चाहते हो, जो मैं कहना चाह रहा था, पता नहीं बात हुई कि नहीं, इस बार पहली बार इस चुनाव में ऐसा महसूस हो रहा है, इतने साल मैं 2005 से वहाँ चुनाव कवर कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा था कि बीजेपी बिहार में आ रही है। इस बार ये लग रहा है कि बीजेपी बिहार में आ गई है और अब ये बीजेपी की जीत है। ये सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव का मुझे महसूस लगता है कि अब बीजेपी ने बिहार को जीत लिया है। अब समय की बात है कि नीतीश कुमार कितने दिन रहते हैं और बीजेपी ने बिहार को जीत लिया। हाँ, क्योंकि जेडीयू माइनस वो 118 पे हैं और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बस ये कह दूं कि और बीजेपी इस बात को लेके बहुत मुतमईन भी है कि जेडीयू में भी आधे उनके हैं। आधे क्या, सब है उन्हीं के। नहीं सब नहीं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं सोशलिस्ट जो नहीं जाएंगे कभी बीजेपी के साथ, और ये भी वो उस बात को लेके मुतमईन है कि ठीक है सीएम आप नीतीश को बनाइए, विधानसभा अध्यक्ष हमारा, और जब भी कुछ ऐसी स्थिति आती है तब विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बस इतना ही जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ये रहता था कि बीजेपी और राजद मिलकर सरकार बना सकती है, जेडीयू और राजद मिलकर, हाँ जेडीयू और राजद मिलकर सरकार बना सकती है। इस बार पहली बार ये स्थिति बनी है कि जेडीयू और राजद मिलकर सरकार नहीं बना सकती है जी। और 2010 में भी जो जीते थे उस समय नीतीश अकेले सरकार बनाने की स्थिति में थे, कुछ विधायकों को तोड़कर। उस वक्त भी बार्गेनिंग की पावर नीतीश कुमार के साथ थी। नीतीश कुमार अभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र ने एक मतलब यही मैसेज मुझे दिया कि क्या पता बीजेपी अकेले सरकार बना ले। नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं हाँ नहीं करेंगे। ये वो वही है कि 1-2 साल बाद एक सम्मानजनक एग्जिट देखी जाएगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जेडीयू का बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। हाँ ये बात सही है। और इस टैली में चिराग पासवान की भी बार्गेनिंग पावर नहीं दिख रही क्योंकि टैली इतनी बड़ी है। लेकिन बीजेपी दूर की सोचती है और बिहार में उसे यही उसकी मतलब उसकी मंजिल नहीं है। हाँ। वो अकेले अपने दम पर, तो इस लिहाज से अभी नीतीश कुमार या चिराग पासवान सबको साथ रख के एक चीज और है कि अगर बीजेपी को बिहार में ईबीसी समुदाय से आने वाले एक नेता को बड़ा नेता बनाना है, हाँ योगी आदित्यनाथ मठ के नेता थे, गोरखपुर के नेता थे, पूर्वांचल के 4 जिलों के नेता थे, आपने उनको सीएम बनाया, 5 साल में वो प्रदेश के नेता हो गए, अब 4 जगह रैली करने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के नेता थे, आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, वहां पे धार दिलवाई, पूरे महाराष्ट्र के नेता हो गए। भजन लाल नहीं हो पाए हैं, मोहन यादव के बारे में, विष्णुदेव साय के बारे में भी जूरी स्टिल आउट, लेकिन ये नेता आप ऐसे बनाते हो। तो अगर उनको नेता बनाना है तो वो ये 2-3 साल नहीं, डिप्टी सीएम रह के कोई नेता नहीं बनता है। छींचल इधर ज्यादा होती है, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद रिपीट नहीं हुए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बार भी लगता है कि जी रिपीट नहीं होंगे। हाँ एक बात इसमें ध्यान देना चाहिए कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री होना बीजेपी के लिए किसी तरह से नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को माइनस कर दे तो फिर जेडीयू नहीं रहती। हाँ इसीलिए मैंने कहा ना उनको पहले उस ईबीसी गैप को भरना है। और बीजेपी को क्या चाहिए? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारी बात सुने, हमारी कही करे। वो बेहतरीन अवस्था है उनके लिए अभी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अगर कुछ कहीं पे ऊंच नीच होती है तो नीतीश कुमार के मत्थे होगा। और उनके नीतीश कुमार का कोई सेकंड लाइनअप नहीं है। ये 2-3 लोग
आपको नजर आते हैं, पर ये वो नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो फिर बीजेपी के एसोसिएट होके आगे राजनीति करेंगे, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री। दर्शक इस बात को याद रखें कि ब्रांड नीतीश बिहार में तब कंसोलिडेट हुआ जब नीतीश सत्ता में आए। सत्ता में फरवरी 2005 तक ठिठक के बीजेपी कह दे ये हो जाए, अच्छा इनका साथ उनका साथ, तब तक वो कुर्मी कोयली बिरादरी के ही नेता बन के रह गए थे। जब एक बार आपके हाथ में राजदंड आता है, आप योजनाएं लागू करते हो, तब आप अक्रॉस द कास्ट ग्रुप नेता बनते हो, जो उन्होंने पहले 5 साल में सबसे प्रभावी ढंग से दिखाया था, जो बार बार 2010 के जनादेश का। तो जो राजदंड पकड़ेगा, वो राजदंड पकड़ना बहुत जरूरी है नेतागिरी के स्थापित होने के लिए। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल, इस जनादेश की फौरी तौर पर आप कैसी व्याख्याएं कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि इसका भविष्य की राजनीति पर बीजेपी की, जेडीयू की, आरजेडी की, कांग्रेस की क्या असर पड़ेगा? जरा एक एक पार्टी के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज नोट की जानी चाहिए कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी किसी ने नहीं सोची। मुझे लगता है नहीं बीजेपी, जेडीयू, किसी ने, हम लोगों ने भी ग्राउंड पर नहीं सोचा था। ये लग रहा था कि वह नीतीश कुमार का सर्वाइवल इलेक्शन है, और ये इस तरह से 2010 को रिपीट करना, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो सबसे बड़ा टेक अवे है कि अनप्रेसिडेंटेड ये दिखाता है कि 5 पार्टी का जो सोशल कोलिशन था वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे आप देख रहे 47-37 हो रहा है, 10% का अंतर है, लेकिन सीट में एकदम धराशायी हो गए, एकदम पूरी कंप्लीटली वो डेसिमेटेड, अभी जिसको कहते हैं लिटरली एकदम डेसिमेटेड हो गए। तो एक है कि एनडीए के अलायंस का जो गठबंधन की कंप्लीट प्राइमेसी, इनके नैरेटिव की विक्ट्री, इनके जो साउंड नैरेटिव था, इन्होंने जो डोल्स की पॉलिटिक्स की है उसका वर्क करना, महिला फैक्टर जो हम लोग बात करते तब कब से बात कर रहे थे कि ये 10, मैं कह रहा था 10,000 इलेक्शन है ये, तो ये 10,000 इलेक्शन प्रूव हो गया। वोमेन वोट का कंसोलिडेशन, यूथ का डिसएंचांटमेंट ने देखा था, मुझे लगता है उसका साइजेबल परसेंटेज था जो कि वोकल थे। लेकिन अब जो मुझे टेक अवे देख रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा आने वाले दिनों में, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के नंबर और महागठबंधन के नंबर 122 पार नहीं कर रहे होंगे। ये 2005 के बाद ये पहली बार होगा। इस बार जेडीयू प्रेशर में होगी। जो नीतीश कुमार की बिगेस्ट यूटिलिटी थी कि इस कैंप से उस कैंप और अपनी यूटिलिटी को बनाए रखो, उस बार ये डेफिसिट है। बल्कि आप देखिए बीजेपी के पता नहीं फाइनल नंबर क्या होता है, उनके नंबर, तिराग के नंबर, हम और उसके नंबर लगभग मेजॉरिटी के करीब हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ अटेम्प्ट करेगी ऐसा, मुझे अभी तक तो मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव तक, चूंकि एक नीतीश कुमार ओबीसी के बड़े नेता हैं, एक पटेल के नेता भी हैं ओबीसी के, तो मैसेजिंग के लिए रखेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनकी प्राइमेसी रहेगी। कौन ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी प्राइमेसी रहेगी, और एक सुगबुगाहट बीजेपी में आएगी प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर रेस के लिए कि आफ्टर नीतीश हु, जिसमें वहां प्लेयर्स होंगे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, यू नेवर नो एनी अदर अनसीन प्लेयर। ये चीज अगले 1 साल का स्क्रिप्ट है, अभी का स्क्रिप्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ होने वाला है। और जेडीयू को उलट, उनको अपना सेकंड लाइन बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। उनके पास कोई सेकंड लाइन नहीं है। कोई 75-80 सीट की जीती हुई पार्टी और 30 के इलेक्शन में तिरोहित हो जाए, जेडीयू को नहीं। तो मुझे लगता है किसी न किसी पॉइंट पर सम मंथ्स डाउन द लाइन निशांत कुमार की एंट्री होगी, जो कि अभी तक होल्ड पर उन्होंने बचा के रखा था, क्योंकि वो अगर आएंगे तो ये पार्टी 30 में एज ए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगी। इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नीतीश कुमार का फेयरवेल इलेक्शन था और लोगों ने जब ग्रैंड उनको फेयरवेल दिया है। कल ही जो है राजद के बहुत सारे समर्थक ने अपना सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। तो जो उनका एग्रेशन दिखता है उसके साथ ये कनेक्ट कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। जो ईबीसी के कास्ट हैं वो चाहते हैं कि नहीं, मतलब हम जहां भी रहे प्रोटेक्टेड रहें। तो एनडीए रिजीम में उनको लगा कि बेटर सेफ्टी है, और एक क्लास में या एक कास्ट का जो डोमिनेंस होता है। मैं विदुपुर गया था, राघोपुर कंस्टिट्यूंसी में आता है, वहां मुझे ईबीसी शेड्यूल कास्ट ने कहा था कि मैंने मोदी और नीतीश का फोटो लगाया था, मेरे सामने आके जला दिया। उससे भी महत्वपूर्ण बात कही थी कि देखिए सामने में नदी है, अभी भरी हुई है तो मेरा है, पानी सूखेगा तो उनका हो जाएगा। उनके कहने का मतलब है पानी में हम नाव चला सकते हैं, मछली मार सकते हैं, लेकिन वो जैसे कृषि लायक जमीन होगी वो उनकी हो जाएगी। तो जब आरजेडी के कंस्टिट्यूएंसी में, एक बड़ी लीडर के कंस्टिट्यूएंसी में ये हाल है तो और क्या हुआ। तो मैं देखता हूं उसको कहते हैं कि सेंस ऑफ एलिनेशन, उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जब मैं डॉट्स जब जोड़ रहा था तो मुझे लगा कि इसने तो पूरे इलेक्शन को डिफाइन कर दिया
एक वोटर ने मुझे बता दिया कि क्या करें भाई जी, पचपनिया सटता ही नहीं है। ये इसलिए नहीं सटता है, आपके एग्रेशन के कारण नहीं सटता। आपका जो अननेसेसरी एग्रेशन है, आप में कोहेशन नहीं है। आप होता है ना कि आप अपने अम्ब्रेला में लेकर के किसी को प्रोटेक्ट करें, तो आप असर्ट करके शुरू करते हैं, आपका हरा गमछा निकल जाता है। तो जो ग्रीन गमछा सिंड्रोम है ना, वो उस चीज को नकारा है। वो ईबीसी पोस्ट 2014 जब नरेंद्र मोदी का इमरजेंस होता है भारतीय राजनीति के फलक पर, तो एक ईबीसी का फर्दर कंसोलिडेशन होता है, चाय वाला फैक्टर, ईबीसी, घांची का बेटा, वो सब आता है। तो वो नीतीश कुमार दोनों की कंस्टिट्यूंसी मिलाकर के मैं 26 मानता हूं अगर, तो 26 में तो मुझे लगता है 17-18% तो इनके पास रहता है। थोड़ा सा बज क्रिएट करने की मल्ला ने कोशिश की, मल्ला लीडर मुकेश सहनी ने, लेकिन वो भी भूल गए कि भाई हम पूरे मल्ला के नेता। उनको लगता था कि रिवराइन इकोनॉमी पर जितने लोग डिपेंडेंट हैं सब हमारे वोटर्स हैं। अब इतने ही कॉन्फिडेंट थे, गौरव बराम से भाई को क्यों विड्रॉ करवा लिया? आप खुद के इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? तो ये सारे वो एक अलायंस स्टिच नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है। और ईबीसी वोटर का जो एक सेंस ऑफ इनएलिएनेशन है टुवर्ड्स विद आरजेडी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन को स्टिच नहीं। सारे खांचे में तो बटे हुए हैं। फ्लोटिंग वोटर्स कौन है? फ्लोटिंग वोटर्स ईबीसी है, फ्लोटिंग वोटर्स टू एन एक्सटेंट महिला है, फ्लोटिंग वोटर टू एन एक्सटेंट यूथ है। तो जब आज मोदी जी ने बोल ही दिया ना कि एम और वाई का मतलब महिला और यूथ, तो यूथ का भी एक लार्ज सेगमेंट को ले लिया आपने। लास्ट बार में भी उनको 37.23 आया था, 37% इस बार भी आया है। टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बहुत कम का अंतर नहीं है, जस्ट दैट कि एनडीए ने 10% का उछाल ले लिया है, तो उनकी कन्वर्टिबिलिटी बेटर हो गई है। तो वो अगर वो 37 से बहुत ज्यादा आ सकते थे, वो 40 आ सकते थे। भाई ये तो 5% के एडवांटेज से इसने शुरू किया था और 5% आपको बछाड़ दिया, उसने 5% मेकअप कर दिया। सारे आपको पर्सनालिटी कल्ट में नीतीश तेजस्वी कहीं नहीं टिकते हैं। नैरेटिव में हम दे रहे हैं डोल्स, आप देने वाले हैं, वहां नहीं टिकते हैं। सोशल कॉम्बिनेशन में नहीं टिकते हैं। ईबीसी को आप जोड़ पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। तो कहीं आप वो टिक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं तेजस्वी को पूरा चार्ट रिविजिट करना पड़ेगा। जो आपने वॉल क्रिएट कर दिया है कि हमसे कम्युनिकेशन, उनके पार्टी के वर्कर्स ने, मीडिया छोड़िए ना, पार्टी के वर्कर्स भी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो पूरा जो एक हैंगओवर है उससे आपको निकलना पड़ेगा और लालू प्रसाद के पूरे शेडो से निकल के आपको रिबूट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स को, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज मतलब इट इज एनडीए ऑल द वे। चलिए साहब, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपको नेता नगरी का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हार गए हैं वो हताश ना हो, राजनीति हार जीत का खेल है। फिर से मैदान में जाइए, फिर से अपने वोटर से संवाद करिए, उनकी समस्याएं समझिए और उसके यकीनी समाधान खोजने की कोशिश करिए। जो अगर फिर भी जवाब ना मिले तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, बच्चों की पाठ्य पुस्तक पढ़िए। बच्चों की कहानियों की किताब में सारे ज़रूरी सबक लिख दिए गए हैं। गट्ठा जब एक साथ होता है तो उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ये नर्सरी की राय में जो दूरदर्शन में भी सिखाई गई थी। संगठन में शक्ति होती है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई थी, ये सब सबने सुना है। ये संगठन की शक्ति जो याद रखेगा, जो सही गठबंधन को बिल्ड करेगा और जिसके कान हाथी की तरह और मुंह चींटी की तरह होगा, यानी वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा और कम से कम शब्दों में अपना संवाद रखेगा, उसी का जनता मान रखेगी। ये तो हुई हारे हुए लोगों की बात। जो जीते हैं उनकी जिम्मेदारी और खतरे ज़्यादा हैं, क्योंकि जीत का गुरूर कितने जल्दी माथे पर चढ़ता है, आए बाएं करवाने लगता है, बुलवाने लगता है, ये किसी से छिपा नहीं है। शक्ति का मद, शक्ति का गुरूर संभालना बहुत मुश्किल है। आपको बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, हम उम्मीद करते हैं उस जनादेश का आप मान रखेंगे और जहां कहीं चूकेंगे मुस्तैद मीडिया की तरह हम आपको बताते भी रहेंगे। अगर किसी भी नौजवान पर जो नौकरी की मांग कर रहा है लाठी चलेगी, अगर किसी भी बच्चे को मिड डे मील की जगह खराब खाना मिलेगा, यदि किसी भी संविदा कर्मी का शोषण किया जाएगा, यदि किसानों को उनके अनाज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो प्रतिपक्ष अपनी जगह जब तलाशे तब तलाशे। मीडिया हमेशा शाश्वत सजग प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेगा। नेता नगरी यही समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की जनता को बधाई। जय जनादेश। सुनिए, पास आइए, देखिए, दो तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली।
यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।